VS कोड चल रहा है ना? यस सर। सर बैच में 4 ही बच्चे हैं। हाँ, आपके बैच में 4 ही लोग हैं, बाकी सब UI UX के थे, वो अलग हो गए। तो ये आपका ही बैच टाइम ओपन है। ठीक है। तो ये था अपना लास्ट क्लास का वर्क, जिसमें हम लोगों ने सीखा किस तरह से बेसिकली PHP का सिंटैक्स लिखा जाता है, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इस तरह से। और एको बेसिकली आपका लाइक अ जावास्क्रिप्ट में जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो एको का यूज़ हम लोग करते हैं कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। इसमें आप नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख सकते हो और HTML का टैग भी लिख सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने पी टैग के साथ लिखा था यहाँ पर। इसके साथ बड़ी मुसीबत है यार, टीवी खराब हो गया है। ठीक है जी। तो आप इसमें अपना कोई HTML टैग वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो। चलो, 4 लोग आ चुके हो तो अटेंडेंस बोलो अपनी, कौन कौन अवेलेबल है। नितिन, नीरज, सौरभ, तुषार। तो आज की डेट में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ से। और आज डेट हो गई है अपनी 17/01/24। सो PHP के साथ जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपना सर्वर स्टार्ट करना है। तो सर्वर हमारा क्या है, जैम। आपने ये ऑन किया और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना। ऑन होने दो। अभी के लिए हमें सिर्फ अपाचे ऑन करना है यहाँ से। अपाचे मॉड्यूल क्या करता है, हमारी लोकल मशीन को सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देता है। सर्वर एनवायरनमेंट से मतलब हमारा क्या है यहाँ पर कि देखो, वेबसाइट जनरली ऑनलाइन चलती है, ठीक है। अब हमारा लोकल मशीन जो होता है वो HTML वगैरह के, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप मटेरियल इन सबके कोड को रेंडर कर सकता है, बट PHP के कोड को हमारा जो कंप्यूटर होता है वो रेंडर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको एक आपको पोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना HTTPS, तो हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं होता। तो ये जो हम लोगों ने मॉड्यूल इंस्टॉल किया है जैम्प, ये क्या करता है, हमारी मशीन को, लोकल मशीन को एक लोकल सर्वर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि टेस्टिंग सर्वर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आपको बार बार ऑनलाइन जाके फाइल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफलाइन ही अपनी फाइल को चेक कर सकते हो। अदरवाइज PHP का कोड प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि PHP इज़ अ सर्वर साइड। और जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है वो है क्लाइंट साइड। मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग डिफरेंस समझें तो डिफरेंस ये है कि आपका जो कोड कंट्रोल U करने पर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, वो क्या होता है, क्लाइंट साइड। और जो कोड कंट्रोल U करने पर डिस्प्ले ना हो, दैट इज अ सर्वर साइड। ठीक है, ये होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में मेन डिफरेंस। तो दो तरह का वेबसाइट्स होती हैं, वन इज क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। तो सर्वर साइड मीन्स कि जो वेबसाइट्स फुली डायनामिक होती हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ पर PHP सीख रहे हो, MySQL इसके बाद स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है बैकएंड के अंदर, और वो बैकएंड से डेटा फैच करके फ्रंट एंड पर यूज़र को डिस्प्ले करा देते हो। जैसे कि E-कॉमर्स वेबसाइट, मान लो कि हम लोग फ्लिपकार्ट में टी-शर्ट की कैटेगरी में जाते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो जब हम लोग टी-शर्ट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ टी-शर्ट्स दिखाई देते हैं, बट आपको कंट्रोल होकर मिलती है, लाइक जैसे कि 40 टी-शर्ट्स आपको वन गो में डिस्प्ले होती हैं। फिर आपको अगर उनमें पसंद नहीं आया तो आप नेक्स्ट नंबर 2 पर क्लिक कर दो तो 40 टी-शर्ट्स और लोड हो जाती हैं आपकी। तो यानी कि डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर है और उसको एक कंट्रोलिंग मैनर में हम लोग यूज़र के सामने डिस्प्ले करा रहे हैं, है ना। तो ये काम भी आपका PHP के साथ हो सकता है, और उसके साथ में आपको MySQL ऐड करना पड़ता है। MySQL इज़ अ डेटाबेस जो डेटा को अपने अंदर होल्ड रखता है, और यूज़र जब क्वेरी करता है तो वो डेटा रिलीज़ कर देता है उसके लिए, ठीक है। तो PHP का काम यहाँ पर क्या है, देखो, जब हम लोगों ने HTML सीखा था तो हमने आपको ये बताया था HTML इज़ अ वेब पब्लिशिंग लैंग्वेज एंड एवरी वेब डेवलपर और डिज़ाइनर शुड हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो ना, तो आपको रेंडर जो है वो HTML के थ्रू ही कराना पड़ेगा।
अगर आपके पास HTML नहीं होगा तो बैकएंड का कोई प्रीव्यू नहीं आएगा, ठीक है। कैसे दिखाओगे आप उसको? तो जो अभी तक आपने सीखा है, ऐसा नहीं कि वो अब यूज में नहीं आएगा, उसी में ही PHP ऐड ऑन होगा। समझ रहे हो ना? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा कि भाई यहाँ पर अगर हमें एक डायनामिक पेज अपना क्रिएट करना है तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, HTML के अंदर ही तो हमने PHP को ऐड किया हुआ है ना। अगर आप ये चीज़ें नहीं डिफाइन करोगे, ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट तब भी आ जाएगा, लेकिन पेज का टाइटल कहाँ लिखोगे, है ना। ये प्रॉब्लम आएगी ना हमें। तो इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना होता है कि किस तरह से चीज़ों को डिफाइन करना है। तो अभी तक की जो हमने जर्नी अपनी कंप्लीट की है वो एज इट इज़ रहेगी, चलती रहेगी साथ साथ। आगे जो आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जैसे कि PHP होगा, फिर आपका MySQL हो जाएगा, तो आप एक डायनामिक वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। डायनामिक की बिगनिंग हमारी हो चुकी है भाई। एक वेबसाइट जो होती है वो डायनामिक क्या कि लाइक अगर क्लाइंट आपसे ये कहता है कि भाई इसमें कुछ मुझे चेंजेस चाहिए, तो चेंजेस आप इस तरह से डिज़ाइन करो कि वो आपके लिए दिक्कत ना हो, आप स्नैप करो, फटाक से काम हो जाए। ये ना हो कि भाई आप खुद ही फंस गए, अपना ऐसा आपने डिज़ाइन बना रखा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या दिखाया कि भाई अगर क्लाइंट ने बोला भाई एक ब्लॉग का पेज लगा दो, तो हमें कितनी देर लगी, हम सीधे गए header.php के अंदर और वहाँ जाके हम लोगों ने एक यहाँ पर ऐड कर दिया ब्लॉग का लिंक, और हमने एक ब्लॉग का पेज बना दिया, पूरी वेबसाइट में ब्लॉग हमारा फंक्शनल हो गया। वहीं पर अगर ये वेबसाइट स्टैटिक होती, जो अभी तक की हमारी जर्नी थी मटेरियल तक की, तो वहाँ पर हमें 5 पेज ओपन करके पहले ब्लॉग का लिंक लगा के आना पड़ता, यानी कि हमारा टाइम बढ़ रहा है उस चीज़ में। तो PHP क्या करता है, आपको डायनामिक के साथ साथ आपका टाइम भी सेव करता है। तो कहाँ हमने यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना, सवाल ये आता है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपको लग रहा है कोई प्रोजेक्ट जो है स्केलेबल है, स्केलेबल मतलब कि वो आगे बढ़ सकता है, उसमें आगे पेजेस बढ़ाए जा सकते हैं, क्लाइंट कभी बढ़वा सकता है पेजेस के अंदर, तो उस केस में बनाओ PHP में। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई क्लाइंट है कि जो कहता है भाई मेरे को 5-6 पेज की या 10 पेज की एक स्टैटिक सी वेबसाइट बना के दे दो, मतलब बेसिक सी वेबसाइट, इन्फॉर्मेटिव, उसमें यूज़र कुछ नहीं करेगा, बस आएगा इन्फॉर्मेशन लेगा और चला जाएगा, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल वेबसाइट बनाओ। क्योंकि सीधी सी बात है, मार्केट में अगर आप एंड्रॉयड लेने जाओगे, ठीक है, एक बेसिक सा 15-20 हज़ार का वो भी मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे भाई मेरे को थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए, इसमें रैम 8 GB हो, 256 GB का स्टोरेज हो, तो पैसे थोड़े से और बढ़ जाएंगे। फिर आप बोलोगे मेरे को कर्व डिस्प्ले चाहिए, रैम थोड़ी सी और बढ़ा दो, स्टोरेज भी बढ़ा दो, उसके अंदर फीचर्स बढ़ा दो, चार्जिंग फास्ट कर दो, पैसे क्या होंगे और बढ़ जाएंगे। तो सीधा सा फंडा है, सामने वाली पार्टी जैसा आपको पे कर रही है उसी के हिसाब से आपने उसको टेक्नोलॉजी देनी है। अब सामने वाला बंदा को कह रहा है कि भाई मैं तो 10,000 रुपये पे कर सकता हूँ, 10,000 में PHP की वेबसाइट तो नहीं दोगे, और अगर सीखने के लिए देना चाहते हो तो वो तुम्हारी चॉइस है। भाई PHP जैसी वेबसाइट जो होती हैं 25-30 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती हैं मिनिमम, है ना। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो हैं उसके हिसाब से आपके चार्जेस होते हैं। अब जैसे मान लो कोई कहता है रिएक्ट में मुझे वेबसाइट चाहिए, तो रिएक्ट की वेबसाइट 1 लाख रुपये से नीचे नहीं आती, समझ गए, मोटा पैसा लगता है उसके अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई ना, काम फास्ट हो गया, वेबसाइट बड़ी लाइट खुलेगी, फटाफट, टाइम ही नहीं लगेगा, एकदम ओपन हो जाएगी वेबसाइट गोली की स्पीड से। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ PHP। तो PHP आपकी काम की रफ्तार को बढ़ाएगा, ठीक है, डिज़ाइन को लाइट कर देगा, इस तरह से आपने इसको यूज़ में लेकर आना है। आपका क्या नाम है? नितिन? तुषार? अच्छा ठीक है, नितिन ने ज्वाइन नहीं किया। चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी ने अपना जैम्प इंस्टॉल कर लिया होगा, जो मैंने आपको लिंक दिया था, ठीक है, और लास्ट क्लास का आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देख लिया होगा। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा। अब आपने VS कोड में क्या क्या सेटिंग्स आपने कॉन्फ़िगर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो पहला स्टेप कि VS कोड आप सभी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल और बूटस्ट्रैप VS कोड पे ही अपना कंप्लीट किया है ना। आपने एक्सटेंशन में आना है, और एक्सटेंशन में आने के बाद आपने एक एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल करना है जिसका नाम रहेगा PHP इंटेलिफेंस, ठीक है। ये एक्सटेंशन आपने, मैं आपको इसका कॉपी करके दे देता हूँ। ये है हमारा व्हाट्सएप, ये है आपका अलग से ग्रुप, ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो छोटे छोटे एरर हमारे टाइपिंग में रह जाते हैं ना, ये उसको आपको डिटेक्ट करके बता देगा भाई आपने कुछ गलती की है, इसको करेक्ट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा यहाँ पर जो फाइल है
इंडेक्स फॉर एग्जांपल, मान लो आपसे आपका पीएचपी का कोड बंद नहीं हुआ, तो देख रहे हो एरर आ गया वहाँ पे लिखा हुआ तुरंत, मतलब एक रेड मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है और कोड का कलर भी चेंज हो गया। जैसे हम यहाँ पर उस चीज़ को ठीक कर दोगे आगे का स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। अगर ये इंटेलिफेंस नहीं डाला होगा तो आपको ये दिखाएगा नहीं, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप राइट क्लिक करो ओपन विद लाइव सर्वर कर दोगे तो यहाँ नहीं आएगा ऑप्शन। तो आपने अपना जैम्प सबसे पहले स्टार्ट करना है, देन वीएस कोड अपना स्टार्ट करो, उसके बाद आपने अपाचे को स्टार्ट करना है। बाकी अभी किसी चीज़ को स्टार्ट करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। एडमिन पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर हमने जो भी अपना फोल्डर बनाया होगा, ठीक है, तो हमारा बैच टाइम हमने मेंशन किया था ना यहाँ पर 8 to 9, तो ये हमारा डेटा इस तरह से दिखाई देगा। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि यही क्यों दिखाई देगा सबसे पहले, क्योंकि हमने अपना फर्स्ट जो पेज बनाया उसका नेम क्या रखा है, इंडेक्स। तो आपको ये भी अब समझ में आ गया कि इंडेक्स रखना क्यों ज़रूरी है। लास्ट क्लास में हमने इस चीज़ को भी समझा था प्रैक्टिकली कि अगर हमारे पेज का नेम इंडेक्स या होम के अलावा कुछ और होगा तो आपका पेज डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने इंडेक्स रखा होगा तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले वही पेज लिफ्ट होगा ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और यहाँ से अपना नई जर्नी करेंगे स्टार्ट। चलो, न्यू फाइल और यहाँ लिख देते हैं जैसे हम लोग PHP। वैसे तो आपको ऑलरेडी क्लियर है लेकिन अब टॉपिक बनाना स्टार्ट करेंगे। PHP सिंटैक्स, एक्सटेंशन डॉट HTML की जगह आपने PHP लिखना है, ठीक है। तो PHP जब आप लिखते हैं तो आप देखोगे आपको एलिफेंट दिखाई देगा इस पर बना हुआ। अब ये ऐसा क्यों आता है, क्योंकि डायनामिक हो गया ना, डेटा की बात चल रही है, लार्ज डेटा की, तो इसलिए उन्होंने इसी तरह का एनिमल लगा दिया। उसका कि भाई लार्जर साइज है ना, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग PHP का सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था, अगेन रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को हम लोग कि आप PHP को कोर भी लिख सकते हो। कोर का मतलब ये होता है कि आपको किसी HTML स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी चला सकते हो PHP को। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ $PHP और मैंने इसको यहाँ पर क्लोज़ किया और जो भी मेरा एग्जाम्पल होगा वो मैं यहाँ पर अपना लिख दूँगा, PHP लाइक कोड गोज हेयर, ठीक है। अब अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ PHP फाइल है, इसके अंदर कोई भी HTML की मिक्सिंग नहीं है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पर कि जैसे मैं फाइल को कंट्रोल एस करूँगा, जो क्लोजिंग टैग था मेरा वो चला गया ना। नीचे क्या लिखा है था हमने, $! PHP ऐसे क्लोज होता है। लेकिन जब आप प्लेन PHP डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें HTML का कोई भी टैग नहीं होगा, उस केस में आपको क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये अपने आप जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे चला जाएगा। एक और चीज़ कि अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, ये ना लिखूँ तब भी ये PHP में रेंडर हो जाएगा। आप लिख देते हो ठीक है, नहीं लिखते हो तब भी चलेगा। समझ आ रहा है? ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कि इसके आगे क्वेश्चन मार्क के आगे PHP मेंशन हो, ठीक है। बट आइडियली लिखा होना चाहिए, बट नहीं भी होता है तब भी काम करता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कहाँ पर आपको ये क्लोज करना पड़ता है, मान लो मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और आपने यहाँ पर जाके PHP टैग को इंट्रोड्यूस किया इस तरह से, तो अगर आपने खुला छोड़ दिया तो आप देख रहे हैं आगे दिक्कत आ गई ना, कोड का कलर चेंज हो गया, काम ही नहीं कर रहा। बट अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ तो आप देख रहे हैं अब की बार ये रिमूव नहीं हो रहा क्लोजिंग टैग। तो समझा क्लोजिंग कहाँ पर आएगा, जहाँ HTML के साथ ब्लेंडिंग करोगे, और जहाँ HTML नहीं होगा तो वहाँ पर क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है। समझ गए ना, तो इसका ध्यान रखना है। तो PHP फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट मतलब HTML, ठीक है। हम लोग यही तो पढ़ते हैं HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यानी कि PHP क्या करता है, आपके HTML को प्री प्रोसेस कर देता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपने PHP से कोई डिज़ाइन बनाया, बिल्ड किया, तो आपको PHP का जितना भी कोड होगा वो प्लेन HTML में रेंडर हो जाएगा।
आपको जैसे लास्ट क्लास मैंने दिखाया था, क्या कहीं पर हमें PHP का टैग दिखाई दे रहा था? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम अपनी यहाँ पर ब्राउज़र में देखते हैं, हमारा होम पेज है, हमने बहुत अच्छे से याद है कि इस फाइल को और इस फाइल को हमने इंक्लूड किया था। चलो फाइंड आउट करते हैं क्या कहीं ऐसा कुछ है यहाँ पर लिखा हुआ। क्या आ रहा है? फुटर कैसा आ रहा है? बिल्कुल जैसे हमने इसी के अंदर लिख दिया हो, है ना, कोई इंक्लूड नहीं आ रहा। सेम ऐसे हमने ये अपना हेडर डाला था यहाँ पर, तो क्या कहीं पर कहीं लिखा रहा है PHP इंक्लूड वगैरह करके? नहीं आ रहा ना। यही होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यानी कि जो आपका HTML है वो पहले से प्री प्रोसेस होकर आया है, यहाँ आगे प्रोसेस नहीं हो रहा, सर्वर ने पहले ही प्रोसेस करके दे दिया आपको। तो इसलिए कभी भी आपको PHP फाइल का पता कैसे चले कि भाई ये PHP से बना है, कैसे बना है, तो आपने ऊपर URL पर नज़र डालनी है। अदरवाइज इस पेज के पता करने का आपके पास कोई तरीका नहीं कि PHP बना कैसे बना, आपको दिखेगा ही नहीं। और जैसे कोई कोई वेबसाइट होती है हाँ बनी PHP पे, हाँ पर लास्ट में उनका .php आता ही नहीं। हाँ, वो जब लाइव जाएगा ना ये वाला पेज, तो क्या होगा, URL मास्क हो जाता है। लेकिन जब आप इसको कॉपी करोगे URL को, तो अपना आप उसमें .php लिखा आ जाएगा। URL को जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना पूरा, तो अपना आप लिख, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसा समझो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ google.com, तो क्या यहाँ पर HTTP www कुछ लिखा आ रहा है? नहीं आ रहा। बट जब मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से और मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, तो क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज कॉल्ड अ URL मास्किंग। हम आज की डेट में यूज़र को इतना बड़ा नहीं दिखाना चाहते कि भाई HTTPS भी आ रहा है, फिर www डॉट भी आ रहा है, फिर जाके आपकी वेबसाइट का नेम आएगा। हम चाहते हैं यूज़र को सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का नेम दिखाई दे, तो काफ़ी क्लियर दिखता है और यूज़र को जल्दी से याद भी हो जाता है, नहीं तो वो उलझ जाता है उसके अंदर इतना सारा लंबा पाथ देख के। तो ये होती है URL मास्किंग, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप किसी फाइल को URL के साथ अगर चला रहे होंगे, आप उसको कॉपी करेंगे, तो अगर उसका URL होगा और उसमें एक्सटेंशन कोई होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स भी आते हैं आज की डेट में पता निकालने के लिए कि भाई किस टेक्नोलॉजी पे आपका ये बना हुआ है, जैसे कि वेब एनालाइजर, ठीक है। वेबलाइजर क्या काम करता है, ये आपके टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो ये किस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस वेबसाइट का URL, टेक्नोलॉजी, कीवर्ड और ईमेल एड्रेस कुछ भी डालोगे, ये आपको निकाल के बता देगा उसका। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जाके फ्लिपकार्ट फॉर एग्जांपल, हमने फ्लिपकार्ट को किया कॉपी और यहाँ जाकर हमने किया कॉल और यहाँ से हमने किया इसको एंटर। हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी लुकअप, इसका चेक करना है, तो देखो वो लोडिंग चल रहा है, उसका बाद हमें इसकी टेक्नोलॉजी पता लग जाएगी। इसका एक्सटेंशन भी आता है, आप एक्सटेंशन भी डाल के रख सकते हो। आ गया पूरा, वेबसाइट किस में बनी, ठीक है ऐसे। तो इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये ना वेबसाइट टाइम लगाती है थोड़ा खोलने में इसको, तो एक्सटेंशन इसका बढ़िया काम करता है। यहाँ से देखेंगे मैंने डाला हुआ है ना, जिसका भी पता लगाना हो, जैसे मैंने लिखा अरीना एनिमेशन इंडिया, ठीक है, कंट्रोल U कर रहे हैं, पूरा कोड दिखाई दे रहा है, पता लगाते हैं किस में बना है। दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट के बारे में आप बहुत इजीली पता लगा सकते हो। अमेज़ॉन, यहाँ पर अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग, सिक्योरिटी SSTS, कोर JS लाइब्रेरी का यूज़ हुआ है इसके अंदर, और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज से अपने खुद के सर्वर से लाइव हो रखा है, ठीक है। तो ये पूरा JS पे लिखा गया है। ऐसे कोई भी वेबसाइट आप उठा के यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा गूगल एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में क्या आ रहा है, रिएक्ट, ठीक है। वीडियो प्लेयर क्या है, यूट्यूब। तो इस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है।
आप चलाओगे जीमेल, ठीक है, तो यहाँ पर PW प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन का यूज़ रखा है, क्लोजर लाइब्रेरी का यूज़ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह की बेसिकली आपका ये टूल है जो आपको बता देगा। अब ये क्लोज है क्योंकि पेड वर्जन नहीं है आपके पास, तो आप 100% रिलाई नहीं कर सकते इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक आपका काम कर देगा। नॉट 100% बट 80 to 90% फोरकास्ट आपको दे देगा भी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कहाँ पर। समझ आ रही बात? तो एक्सटेंशन समझ में आया? आज तक हम लोगों ने इसको डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारा अभी तक इससे रिलेटेड कोई काम ही नहीं था। अब हम लोग डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, लाइक आप किसी कंपनी में जॉब करो, भाई आपको बोला जाए भाई ये वेबसाइट चेक करो जरा किस पे बनी हुई है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा किस पे बनी हुई है? या तो तुम प्रो लेवल हो भाई, तुम्हारा मेरे बराबर एक्सपीरियंस होगा, तुम कोड को देख के पहचान जाओगे भी, जैसे मैं कोड को देख के पहचान जाता हूँ कि इसमें क्या लगा हुआ है। या फिर आपके पास आसान तरीका होता है कि भाई टूल का इस्तेमाल करो, ठीक है, तो आप इससे की हेल्प से ये पता लगा लेंगे कि कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ हो रहा है। हाँ, एक्सटेंशन है, आपने यहाँ पर जाके एक्सटेंशन सर्च कर लेना है और उसके बाद आपका लॉगिन होना चाहिए, आपके ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो काम की चीज़ें हैं इसलिए मैंने आपको बता दी है। क्या लिखा रहा है वेब सर्वर में? लैंग्वेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडो को ही तो हमने सर्वर बनाया है। यहाँ पर फॉन्ट देखो, फॉन्ट स्क्रिप्ट के लिए फॉन्ट ऑसम बता रहा है, अब देखो सिर्फ फॉन्ट ऑसम नहीं लगा हुआ है। एनालिटिक्स बता रहा है, नहीं लगा हुआ है। हमने कोई जेक्वेरीज नहीं लगाया हुआ है, लेकिन ये देख रहे हो, इन चीज़ पर अगर ध्यान दो तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही बता रहे हो। तो कुछ फालतू की चीज़ आपको बता देता है कि ये सब चीज़ें लगा, जो कि है ही नहीं लगा हुआ इसमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको ज़रूरत की चीज़ पर ध्यान देना है। तो ये तो मेरी 3 चीज़ें बिल्कुल सही आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। अपाची तो ऑन किया था हमने, विंडो को हमने सर्वर बनाया, PHP 8.028, नहीं यकीन हो रहा तो यहाँ जाके चेक करो PHP का कौन सा वर्जन हम लोग चला रहे हैं, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह में सब पता चल जाता है। जब आप इसको रन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से दिखाएगा नहीं, एक सेकेंड, एक हमारी फाइल आती है इसमें PHP INI, ये रही देखो, आ गया INI। ये होती है हमारी इन्फॉर्मेशन फाइल 8.0, इस या 8 सर्च करो इसमें, इसको हम लोग सर्वर पे भी ऑन कर सकते हैं। ब्राउज PHP, ठीक है। तो हमें यहाँ पर छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। यहाँ हो, PHP info, ठीक है, और ये फाइल आपने यहाँ से सेव करना है। आपने आना है आज की डेट में, टुडे इज 17/01/24, ये खुला यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें अपना PHP वर्जन दिखाई दे जाएगा, आगे देखो लिखा रहा है 8.0.28। एक्सटेंशन ने हमें यही बताया था ना, जब हमने यहाँ चेक किया था इस वाली फाइल में, तो इसने हमें यही बताया था, है ना। तो कभी भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो आप यहाँ से जाके ढूंढ के निकाल सकते हो। PHP इन्फो आपने लिख देना, फटाक से पूरी लिस्ट खुल जाएगी यहाँ पर PHP की। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है ना,
तो एको प्रिंट करने का काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट में चलता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर प्रिंट, यहाँ चलता है एको। अब जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेस्टिंग के लिए PHP सही पे है। कंसोल नहीं होता क्या कह रहे हो? सर, PHP पे कंसोल नहीं होता, पीएचपी का कोई कंसोल नहीं होता, ठीक है। बार बार मतलब ब्राउजर पे ही चेक करना पड़ेगा। आपको ब्राउज़र पे ही चेक करना है और ब्राउज़र पे ही आपको एरर दिखते हैं इसके। ऐसा नहीं आपने F12 दबाना है देन कंसोल में जाना है, तो अगर कोई गलती करोगे तो वहीं पर लिखा आ जाएगा आपको सामने ब्राउज़र में, ठीक है। तो हम हाँ डिस्कस कर रहे थे जैसे जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग कुछ उसके थ्रू बनाते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आईडी। हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। बट यहाँ पीएचपी में आपने ऐसा नहीं कि एको अभी हम लोग चला रहे हैं बाद में कुछ और लिखेंगे, नहीं, वो आपका यही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? आपने एको से ही आउटपुट लेना है हमेशा। तो दो चीज़ आती हैं, वन इज एको एंड अदर इज प्रिंट, ठीक है। तो आप प्रिंट जो होता है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करता है हमारे कोड को, ठीक है। यही सेम आउटपुट हम लोग प्रिंट से भी ले सकते हैं। आप यहाँ लिख देंगे प्रिंट, ठीक है। आप देखोगे प्रिंट से भी आपका आउटपुट आ जाएगा, चल रहा है ना सही। लेकिन अगर लार्जर क्वेरी है आपके पास तो प्रिंट डेटा को स्लो प्रोसेस करता है, एको डेटा को फास्ट प्रोसेस करता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके ऊपर आएंगे, समझेंगे इसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएचपी सिंटैक्स की। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML5, और एक हमने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ओपन करके दिखाया था, उस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं क्योंकि आज हम लोग उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी फाइल होनी चाहिए एक्टिविटी में। ठीक है, तो हमने डाउनलोड भी की होगी फाइल। कोई नहीं, दोबारा निकाल लो। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेसिकली इसके अंदर वो करेंगे वेरिएबल्स वगैरह को, और वेरिएबल के स्कोप्स वगैरह क्या होते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं चीज़ों के बारे में कि हम लोग बात कर रहे हैं पीएचपी सिंटैक्स लिखने का। तो पीएचपी का सिंटैक्स लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी इज़ नॉट अ मैंडेटरी कि आपने हर बार पीएचपी लिखना है। लिखा होगा वेल एंड गुड है, नहीं लिखा होगा तब भी आपका कोड प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे क्वेश्चन मार्क पीएचपी। अगर HTML फाइल के साथ ब्लेंड कर रहे हैं तो क्लोजिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं पीएचपी कोड गोज हेयर। जो भी आपने कोड लिखना है वो आपका यहाँ पर आएगा इसके अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एको, एको में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपने इन्वर्टेड कोड में लिखना है, लाइक अ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट विद पीएचपी। फुल फॉर्म समझ में आ गया? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके HTML के टेक्स्ट को पहले से ही प्रोसेस करके रेंडर करके आपको दे देगा, ठीक है। दूसरा,
इसमें जो पीएचपी को हम लोग अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझे तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल होम पेज, जहाँ पर एंड यूज़र अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकता है। लाइक जैसे प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह जो आप चेंज करते हैं, कमेंट, लाइक, पोस्ट डिलीट कर दिया उसके बाद में, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको पीएचपी ऑफर कर रहा है अपने अंदर। वर्डप्रेस फिर PHP वर्डप्रेस पीएचपी पे ही बना है। आपके जितने भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं, लाइक सबसे जैसे अगर ओल्डर हम लोग देखते हैं, ड्रूपल हुआ, जुमला हुआ, वर्डप्रेस हुआ, आपका बहुत सारे ई कॉमर्स के आपके प्लगइन्स आते हैं। एक आपका डूडा भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लास्ट 2 to 3 ईयर्स में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो ये सब आपके, इवन जैसे कि विक्स देखते हो, ठीक है, जिस पर हम लोग ऑनलाइन जाके काम कर लेते हैं, ये सब आपके पीएचपी से ही बने हैं। तो मार्केट में एक बहुत बड़ा जो एक मिसपरसेप्शन चल रहा है कि भाई पीएचपी का मार्केट नहीं है, पीएचपी का स्कोप नहीं है, आप रिएक्ट सीखो, ये सीखो, वो सीखो। तो ये बिल्कुल गलत है। पीएचपी का मार्केट 80% है। इसका जो चैट जीपीटी और एआई है, हाँ, वो पाइथन वगैरह पे बने हुए हैं। वो क्या उससे कुछ हो सकता है, मतलब क्या इनमें तो जॉब कम हो जाएगी इससे? या देखो, जॉब किसकी कम हो सकती है? जो डेवलपर नहीं है। जो ऑलरेडी डेवलपर है उसकी क्या जॉब कम होगी? मुझे एक चीज़ बताओ, डेवलपर ने तो लिखा उसका कोड। अब अगर आप उसी फील्ड में हो तो फिर आपके लिए क्या खतरा है? खतरा किसके लिए? जो बेसिकली उस चीज़ों में नहीं है, या जो अपने आप को अपग्रेड करना नहीं चाह रहे। देखो सीधी सी बात है, एआई जो आपको दे रहा है वो फ्यूचर का नहीं दे रहा कुछ भी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एआई जो अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट है, सही या गलत, उसी को आपको एनालाइज करके दे रहा है, ठीक है। अब जैसे चैट जीपीटी अभी लेटेस्ट जो चला है 4 आ चुका है वैसे, लेकिन 3.5 जो है आपको फ्री में मिलता है, जिसमें लिमिटेड क्वेरी होती है आपके पास कि आप इतनी क्वेरी इसमें चला सकते हो। तो वो क्या करता है, जैसे पहले 2021 तक का डेटा था, अब उसके पास 2022 तक का डेटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर उसके पास 2023 तक का होगा, तो वो 1 साल पीछे चल रहा है। अब आज की डेट में तुम 1 साल पुरानी रिसर्च का क्या करोगे? हमें तो रिसर्च ऐसी चाहिए ना बिल्कुल एकदम आज की। मुझे आज अगर कुछ हो तो मुझे कल अगर मैं सर्च करूँ तो मुझे मिल जाए। तो उन्होंने पेड का रखा है, और तुम्हें पता ही है इंडियंस का, पेड में हम लोग जाते नहीं हैं। तो यहाँ तो भूल जाओ। अब बाहर चाहे भले से आई जितना मर्जी आ जाए, लेकिन मैन पावर जो है वो इंडिया में है हर चीज़ की। आपको मूवी बनानी है, बना लो, एडिटिंग कराने तो यहीं आओगे, तो काम तो यहीं होगा। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये कि देखो, टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक जो मेरा अपना एक व्यू है वो ये है कि अगर कोई ये सोचता है कि आज की डेट में पढ़ूंगा नहीं और मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो ये तो कहना मानना गलत है बिल्कुल, मूवी में केस में देखिए। ठीक है। कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो पिछड़ जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। देखो क्या हुआ है कि मशीनरी, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं भी रोबोट्स, तो अभी तक तुमने कोई रोबोट देखा? नहीं देखा। लेकिन तुम डेली रोबोट देखते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं तुम रोबोट में क्या देख रहे हो। कभी देखा जेसीबी को खुदाई करते हुए? वो भी एक रोबोट ही है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि अभी उसको एक आदमी बैठ के ऑपरेट कर रहा है, कल को उसके अंदर एक ब्रेन लगा दिया जाएगा, उसके अंदर आपने पूरा मैप डाल दिया और वो आपका काम करेगा। जैसे कि आप देखते हो घरों के अंदर आज के जो मोपिंग के लिए आ गए हैं रोबोट्स, घर को स्कैन कर लेता है एक बार और उसके बाद में अपना रूट सेट कर लेता है और अपना साफ़ करता चला जाता है। इवन अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है वो उसको भी स्कैन करके अपने अंदर उसका एल्गोरिदम उसको स्कैन कर लेती है, अच्छा ठीक है चलो रूट बदल दो। यानी कि जहाँ प्रोग्राम के पास ये समझ आ गई कि भाई ये डूज एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यानी कि वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल ब्रेन जो है उस चीज़ के साथ काम कर रहा है। बनाया किसने? डेवलपर ने, ठीक है। भाई एल्गोरिदम तो डेवलपर ही लिखेगा ना, मैकेनिकल इंजीनियर क्या करेगा? मशीनरी तो बना सकता है, लेकिन उसको दिमाग कौन देगा? डेवलपर अल्टीमेटली। तो देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, दोनों होते हैं ना। तो दोनों का काम अपना अलग अलग है। मैकेनिकल इंजीनियर उसके मैकेनिक्स डिज़ाइन करता है, उसके मशीनरी पार्ट डिज़ाइन करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनको पावर अप कर देता है। अब अगर आप उसको देखो तो जैसे कि आप जितनी भी आज की चीज़ें देख रहे हो जिसको हम चलाते हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बट जहाँ पर चीज़ें खुद से सेंस करें, जैसे आज की आप देखते हो कार के अंदर अडास लेवल 3 4 आ चुके हैं, ठीक है। एक कार जो ऑटोनोमस होती है उसके अंदर 6 लेवल होते हैं। अभी तक वर्ल्ड में 4 ही लेवल अचीव हुए हैं, अभी 2 लेवल और बाकी हैं। यदि वो 2 लेवल और आ गए सब खत्म है, मतलब कि उसके बाद टेंशन ही नहीं। रोडों के ऊपर गाड़ियों में सब में लगा दो, कोई गाड़ी कोलैप्स ही नहीं करेगी, चाहे भाई साहब 100 पे इधर से गाड़ी जा रही हो, 100 पे उधर से आ रही हो, अगर नैनो सेकंड से गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगी।
एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे, कहने का मतलब ये। लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी होना चाहिए। भाई रोड के ऊपर ऐसा नहीं कि पता चला रोड बनी, कोई लाइन खींच के गया, दूसरा आया खोद के वहाँ पर वायर डाल के चला गया, लाइन कटेगी तो क्या होगा? एआई फाइंड करेगा ही नहीं, क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे, रूट हो सकता है चेंज हो जाए, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी बिल्डअप होने में तुम्हारी जनरेशन तो पूरी लग जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि अभी बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन हाँ आपका तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन बात आती है आपकी जनरेशन की। अब तो आपकी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं या जैसे मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए कंपटीशन बड़ा टफ है। अब वो इस चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते कि भाई हम कुछ ना करें तो मजदूरी करके काम चल जाएगा। भाई मजदूरी ख़त्म हो गई। फिर सीधी सी बात है, ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ में क्या हुआ 2023 के अंदर कि पेट्रोल व्हीकल के ऊपर बैन लगा दिया, बिकेगा ही नहीं। दिवाली पर उन्होंने बेचने ही नहीं दिया। चंडीगढ़ के अंदर का आपको बता रहा हूँ इंसिडेंट। तो टू व्हीलर्स एक नहीं बिका वहाँ पर। उन्होंने बोला बिकेगा तो भाई ईवी बिकेगा। गवर्नमेंट ने अब बंद कर दिया। आरटीओ को बोल दिया भाई रजिस्ट्रेशन अलाउ ही नहीं करना है किसी का, अगर कोई लेके आ जाता है तो। जिसने ले ली कि वे करा लेंगे जुगाड़बाजी करके, सबकी बेकार हो गई। ऐसा हुआ है, चंडीगढ़ का है। सो गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि भाई चीज़ें जो हैं वो, भाई देखो एनवायरनमेंट को तो सेव करना है ना, तो ईवी के ऊपर जा रहे हैं। अब ईवी भी देखो लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल तो है नहीं। भाई सीधी सी बात है, अगर आप ईवी की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? या तो आप वाटर की हेल्प से बना रहे हो, जिसको हाइड्रो प्लांट कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि हमारे जगह जगह डैम बने हुए हैं। दूसरा हमारे पास कोल से बनती है। न्यूक्लियर से ये हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, रिएक्टर वगैरह। उसके साथ खतरा ये है कि अगर मान लो रिएक्टर फट गया, लीक कर गया रेडिएशन, तो जहाँ होगा वहाँ तो सब खत्म ही है ना। और रेडिएशन ऐसा तो नहीं कि बस वहीं तक लिमिटेड रहेगा, हवा के साथ फैलता है रेडिएशन, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ईवी को भी हम लोग लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल नहीं मानते, बट हाँ ये है कि जो लिथियम बैटरीज आज के में यूज़ हो रही हैं गाड़ियों के अंदर, वो आराम से 7-8 साल की लाइफ है उनकी। अब जैसे मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरा पूरा घर स्मार्ट होम है। मेरे स्मार्ट होम के अंदर पूरा मेरा घर जो चलता है लिथियम पर चलता है। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही अपना यूज़ कर रहे हैं। अब मेरी बैटरी की जो लाइफ है वो 30 साल की है। मुझे 30 साल तक लगाने के बाद मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ना उसमें कोई पानी डालना ना कुछ करना, ठीक है। तो लिथियम अभी पिछले कुछ टाइम में पॉपुलर है, लेकिन मैं बहुत पहले से लिथियम पर स्विच हो चुका हूँ। हमने अपनी बैटरी खुद बनाई, जिसको आज प्रिज्मेटिक सेल वगैरह जो सुनते हो ना तुम, ये हम बहुत पहले यूज़ कर चुके हैं इनको। तो बैकअप इतना तगड़ा कि मतलब मुझे आज अपने घर का एसी उस पर चलाना हो, या मुझे इन्वर्टर मतलब गीज़र चलाना हो, जैसे सर्दियाँ हैं, तो मेरा पानी भी उसी पे गर्म हो रहा है बैटरी के ऊपर। 2 किलोवाट 4 किलोवाट का जो भी लोड चलाना है, सारा काम हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अब जो लेबर क्लास है ये मारी जाएगी। बाहर की अगर कंट्री की बात करोगे तो एआई इतना एडवांस हो चुका है कि बिल्डिंग्स प्रिंट होने लग गई हैं। ये तो हम लोग पिछले 7-8 साल से सुनते आ रहे हैं। और 8-9 साल पहले की अगर मैं आपको रिसर्च बताऊं, तो कैलिफोर्निया में और लंदन में बेसिकली क्या हुआ है कि जो आपकी कार्स होती है ना, वो आपकी ड्राइवरलेस बन चुकी हैं। गूगल ने सबसे पहले सर्विस स्टार्ट की थी। अभी वो प्रोजेक्ट को जैसे से बंद करा दिया गया। जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार, नहीं नहीं नहीं, टेस्ला तो बहुत बात की चीज़ है। अभी एक नई कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है, वेमो करके, ठीक है। ये फिर से आई है मार्केट के अंदर, और इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इसमें पूरा फंडिंग जो था गूगल का इन्वॉल्व था। आपको मैं दिखाऊंगा कितना पुराना है। इस पर देखो 9 ईयर अगो, देख रहे हैं आप, 9 साल पहले, ठीक है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार, ऊपर देख रहे हैं रडार लगा हुआ है, इसको जैसे होता है वाईफाई, यह लाईफाई, ठीक है। तो ये कार आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये रडार लगा लिखा है गूगल। ये प्रोजेक्ट बेसिकली टेस्ट किया गया था लंदन के अंदर, और ये इतना कामयाब रहा है कि जो iOS यूज़र हैं, अपने आईपैड से, आईफोन से आप अपना गाड़ी बुलाइए, पार्किंग लॉट से गाड़ी आपके पास आएगी, आप बैठिए और जहाँ भी आपको जाना है उस डेस्टिनेशन सब सेट कर दिया आपने, आपको ले आके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसको जैसे तैसे करके ना बाद में बंद करा दिया गया। भाई सीधी सी बात है, कहते हैं ना कि जैसे मान लो तुम बहुत अच्छा करो तो तुम्हारे 2 दुश्मन पैदा हो जाएंगे।
तो पैदा हुए लोग, उन्होंने कहा भाई ये तो खतर मामला ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा सारा, बंद करो यार इसको, ऐसे कैसे चलेगा। देखो टेक्नोलॉजी फ़ायदेमंद है, लेकिन हर चीज़ का एक दुष्परिणाम हमें हमेशा झेलना पड़ता है, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। भाई सीधी सी बात है, अगर आज एआई मतलब फुल फ्लैश्ड अगर आ जाए, जॉब तो ख़त्म है, इस बात से हम नकार नहीं सकते। जब एआई इंट्रोड्यूस, देखो एआई भी ऐसा नहीं कि ये हाल फिलहाल की देन है। 1950 में पहली बार एआई को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1950 सोचो कितना लंबा टाइम हो चुका। 1950 में, ठीक है। आपका F-16 फाइटर जेट का नाम सुना है? अब तो F-35 तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन F-16 एक ऐसा वर्सेटाइल फाइटर जेट रहा है कि जो बेसिकली अलास्का के टफ एनवायरनमेंट में भी फ्लाई कर लेता है। उसके बाद का कोई भी फाइटर जेट वहाँ पर फ्लाई नहीं कर सकता। और F-16 की जो टेक्नोलॉजी वो अमेरिका की है, ठीक है। F-16 के अंदर पहली बार एआई डाला गया, ठीक है, पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग करने फाइटर जेट में इंट्रोड्यूस कर दो। अब लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? भाई आप एयर टू एयर कॉम्बैट में हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि किस्मत अच्छी थी तो तुम्हारे को एक ही फाइटर प्लेन डॉज कर रहे हैं, ठीक है, तो चलो ठीक है, हेड ऑन टक्कर है। अब मान लो साइड से दो और आ गए, फिर क्या करोगे? कोई ना कोई तो टारगेट पे ले ही लेगा ना तुम्हें। तो अब फाइटर जेट जितने भी लोग फ्लाई करते हैं, पायलट की मैथमेटिक्स बड़ी कमाल की होती है। मतलब जो हम लोग पेपर पर करते हैं वो कैलकुलेशन की ब्रेन में हो जाती है कि किस एंगल पर है, क्या ऑल्टीट्यूड चला है, क्या लैटीट्यूड है, सारी चीज़ें। तो देखते हो जो फाइटर जेट का जो कॉकपिट होता है, उसके ऊपर देखना ग्लास के ऊपर में से डिस्प्ले चल रहा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एयर डिस्प्ले। और एक वो हेलमेट पहनते हैं जो 12 लाख US डॉलर का होता है, सिर्फ हेलमेट, ठीक है। अब वो हेलमेट से देखो एक पाइप सा निकलता है, वो कॉकपिट में कनेक्ट होता है। यानी कि मेरा ब्रेन, जो मेरा कॉकपिट है यानी कि मेरा फाइटर जेट है, उसके ब्रेन से कनेक्ट हो गया, मेरे न्यूरॉन्स उसके साथ सिंक हो गए। अब आप ये सोचो कि आप अपने दिमाग से प्लेन उड़ा रहे हो। अब मान लो कि मैं सामने जा रहा हूँ, साइड से मुझे मिसाइल दिखती है, सैम अटैक आता है, तो आपने जस्ट मिसाइल की तरफ देखा, ब्लिंक किया, आपकी मिसाइल ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में फायर हो जाएगी। आपने ना तो कुछ मैन्यूवर करना है कि टर्न लिया, देन उस पर अलाइन करोगे, तब तक तो तुम उड़ जाओगे, क्योंकि मिसाइल तो आ रही होगी ना मैक की स्पीड पे। और रडार जो होता है फाइटर जेट का, बड़ी दूर से स्कैन कर लेता है, ठीक है, कि 40-50 किलोमीटर दूर से पता लगा ले भाई कोई आप टारगेट पर आए हो, कुछ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रडार बड़ा खतरनाक होता है ना इनका। तो वहाँ से फाइटर जेट में एआई की टेक्नोलॉजी डालेगी, फिर इन्होंने कार्स में डाल के ट्राई किया, तो धीरे धीरे ट्राई करते गए। बीते 10 सालों में जब ये गूगल का प्रोजेक्ट आया, तो इन्होंने यहाँ पर क्या देखा कि भाई कार के ऊपर भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अगर रोड के ऊपर हमारे ये लाइंस वगैरह प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं। तो यानी कि इसको चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि लंदन का सबसे बेस्ट था, उससे बढ़िया कहीं का नहीं मिला इन्हें। तो लंदन में ये प्रोजेक्ट इनका बहुत ही कामयाब रहा, लेकिन इसको बाहर एक्सपेंशन नहीं करने दिया गया, इस वजह से बंद कर दिया इन्होंने। आज की डेट में एक नई कंपनी आई है, वेमो, सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। अब मैं अगर इसमें देखूं, सुपर कार ब्लॉन्डी, नाम सुना होगा आपने, काफ़ी फेमस बंदी है, ये जगुआर के अंदर है। 1 महीने पहले का हम लोग देख रहे हैं। ये कार है जिसमें बैठी है जैसे जगुआर, आप देख सकते हैं लोगो, ये पूरी सेल्फ ड्राइविंग है। We flew to San Francisco, the startup tech hub of the world, where laws have been changed to allow cars to drive around the city with no अब आप देख रहे हैं लाइफ की driver. टेक्नोलॉजी बदल गई पहले से, Changed to कितना रिफाइन हो गया। पहले जस्ट एक प्रोटोटाइप बना के वो टेस्ट कर रहे थे चीज़ों को, allow आज इसमें cars चारों to साइड पे drive स्कैनर around the है, city यहाँ यहाँ with यहाँ, पहले से no टॉप में था। driver. इन्होंने This highly is secure Google's बनाया, ये fully गाड़ी को autonomous 360 car स्कैन कर project that's now come मतलब अगर इसकी तरफ alive. कोई भी It's ऑब्जेक्ट आ called रहा है Waymo. तो It's आप an app बहुत to easily अपने आप hail को a control कर ride. सकते हो। It's मतलब आपने driven कुछ by करना नहीं, गाड़ी AI के टॉप and पे you भी can लाइफ है, ये now पीछे भी use लाइफ है, ये it कॉर्नर pretty पे भी much लाइफ है, every ये देख रहे day. हैं? It's already चारों on the साइड से roads in स्कैनर है। Phoenix, Arizona, and San Francisco, and the next cities being rolled out are Los Angeles टीवी के and स्पीकर खराब हो Austin, गए। Texas. We take a look at the tech, ये like देख रहे हैं रडार, how it actually work, and we ought to want to experience it for ourselves. Hey, what's up? देख रहे हैं गाड़ियाँ दबा के लगी हुई सब पार्किंग में, 2009, Google actually launched it. देख रहे हैं आगे ना भाई गूगल, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे,
तो मैं तो एआई को बहुत क्लोजली एक ज़माने से फॉलो करता आ रहा हूँ, जब लोग शायद इसके बारे में जानते नहीं थे। तो एआई को बेसिकली क्या बोला गया था कि सबसे पहले आपकी ब्लू कॉलर जॉब जाएंगी। ब्लू कॉलर मीन्स कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं वो लोग उसी कलर की यूनिफॉर्म पहने ना, नोटिस किया होगा आपने तो। बट उल्टा हो गया, इनकी जाने से पहले वाइट कॉलर जॉब पे खतरा आ गया। यानी कि हम लोग ठीक है कि जो कंपनीज के अंदर लोग बैठे हुए हैं, अब जो नकारा लोग होंगे, जैसे होता है ना कि भाई मान लो कि अभी जैसे हाल फिलहाल का अगर आप देखोगे तो गूगल ने पैंडमिक के टाइम में ज़बरदस्त हायरिंग की। गूगल हो, अमेजोन हो, आईबीएम हो, विप्रो हो, एसएल, सब ने ज़बरदस्त, भाई हालात ही ऐसे हो गए थे, क्या कर सकते हैं। और ये ऐसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी की अगर इनके पास मैन पावर नहीं हुई तो काम नहीं चलेगा। बट हालात सुधर गए, टचवुड, वैक्सीन वगैरह सब मिल गई, तोड़ मिल गया, और 1-1.5 साल जैसे ही अपना निकला, 2 साल होते ही ठीक गूगल ने सारे लोग फायर कर दिए अपने, जितना भी नया रिक्रूटमेंट उन्होंने किया। गूगल हो, विप्रो हो, एचसीएल हो, आईबीएम हो, अमेजोन हो, इन्होंने भी निकाल दिया लोगों को। अब इन्होंने उस टाइम में क्या किया, उनका दिमाग इस्तेमाल करके अपने काम को ऑटोमेट कराने के लिए एआई बनवा लिए। समझ रहे हो कि भाई ये इस चीज़ पे काम करो। तो जैसे गूगल का क्या आता है, बार्ड आता है एआई, जैसे चैट जीपीटी है ना, तो सबका अपना अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे आपका बिंग अपना चैट जीपीटी के साथ टाई अप कर लिया उसने, बिंग स्मार्ट कर, कौन दिमाग लगाया, सीधे किसी कंपनी को टेक ओवर करो। ठीक है, तो उन्होंने उठाया उसको अपने साथ जोड़ के ख़त्म कर दिया कंपनी को, अब उसके अंडर में पूरा का पूरा चैट जीपीटी का। और इन्होंने अपना बनाया बार्ड, गूगल ने, इंडिया में लॉन्च हो चुका है, आप ट्राई कर सकते हो उसको। तो चैट जीपीटी ने गूगल की सत्ता को पूरा हिला दिया। गूगल पूरा डिसबैलेंस कि भाई होगा क्या हमारा, भाई हमसे ज़्यादा सर्चेस तो वहाँ जा रही है, हमारी सर्च हर दिन के सबसे नीचे गिरती जा रही है। तो सभी लोग अपने अपने उसमें लग गए और सबने अपने अपने एआई बनाए, और जैसे ही अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, सर कल से नहीं आना है, नमस्ते। ठीक है, अब इसमें गलती किसकी, भाई गूगल ने आपको एक मोटा पैकेज का लालच दिया। जैसे कहावत है ना कि भाई मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दे दूँ या 50-50 लाख हर महीने लोगे, कैसे लोगे। तो सही तरीका क्या है। अब आप ये देखो कि भाई तुम्हारे लाइफ स्पैन एक नॉर्मली कितना होता है ना, मतलब एक आज की में देखा जाए बंदा 60 साल तो जीता ही है ना। जब आपको कोई ऑफर करो शायद आप 20 साल के हो गए, तो मोटा मोटी 40 साल। अब 40 साल के महीने आप कैलकुलेट करो कितने हुए। ठीक है, एक साल में कितने हो गए, 12 महीने होते हैं, 12 को आप सीधे 40 से कर लो, 480 को 50 लाख से कर लो, टोटल कितना रहा। अगर 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो 50 लाख लेने में फ़ायदा है। ठीक है, और अगर उससे कम बैठ रहा है तो 100 करोड़ एक बार में लेने में फ़ायदा है। इंटरेस्ट तो वही आ जाएगा ना घूम फिर के, है ना। तो यहाँ पर कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं लालच के चक्कर में शिकार बन रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई मुझे बोले कि भी एक ऐसा एआई बना दो जो काम को ऑटोमेटिक कर दे, तो इतिहास गवाह है कि जिसने गुलोटिन मशीन बनाई थी ना कि गर्दन काटने वाली, सबसे पहले उसी की काटी गई थी, भाई चेक करके देखा काम करती है कि नहीं करती। या जैसे पुरानी कथाओं में जैसे एक कहावत की दी गई है कि भस्मासुर ने शिव जी को प्रसन्न किया कि भाई मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके ऊपर हाथ रखूँ भस्म हो जाए। उन्होंने कहा था तो कहते पहले चेक कराओ। अब शिव जी भागते फिर रहे बचने के लिए, क्योंकि वो उनके ऊपर हाथ रखने के लिए भाग रहे भाई जिसने वरदान दिया है, भाई कल को हो सकता है वो मेरा वरदान खत्म करते पहले मैं इसको खत्म करूँगा समझ रहे हो ना। तो कभी भी ऐसी चीज़ें बनाओ ही मत जिसको आप खामियाजी आप ही को भुगतनी पड़े। अब इस मामले में एलन मस्क जो कि स्पेसएक्स कंपनी को ओन कर रहे हैं आज की डेट में, आपका टेस्ला या फिर जैसे आपका ट्विटर, बहुत सारे उनके अपने अलग अलग वेंचर्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने एआई के ऊपर काम करके देख लिया और उन्होंने उसके दुष्परिणाम देख लिए कि भाई भविष्य में क्या होगा। तो वो बना रहे थे एआई को बेसिकली अपने मिशन मार्स के लिए, तो उन्हें बड़े खतरनाक रिजल्ट उसके देखने के लिए मिल गए। तो उन्होंने, वो पहले पर्सन है जिन्होंने गवर्नमेंट को अपील किया कि भाई इसको ना बैन कर दो। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा तो है, आपका काम जल्दी हो जा रहा है, लेकिन आप ये सोचो कि आज की डेट में तुम्हारा ही एग्जांपल देता हूँ, जो दुकानों पर जाते हो तो टोटल कैसे करते हो, मोबाइल से दिमाग का इस्तेमाल करते हो, नहीं करते। जबकि हमें पता है कि बहुत सिंपल सा इवन नंबर है, अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा टोटल ये बन रहा है, लेकिन हम लगाना ही नहीं चाह रहे। तो ये जो अब नई जो फसल आ रही है, जो इंसान की नई जनरेशन है, इसका क्या होगा। एआई है तो तुम्हारा तो बुद्धि जो हम लोग, जो हमारा आईक्यू होता है ना,
तो हम लोग 1% भी नहीं यूज़ करवाते, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो हम क्या हुए, एक बहुत बेकार स्पीसीज बन जाएंगे इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर। ये रियलिटी है। जब भी इंसान को रिसोर्स मिले हैं, उसके साथ उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, दोनों ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो बड़े बड़े लोग पैसा कमाने के लिए, बनाने के लिए आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, लेकिन आपने चीज़ चूज़ करना है क्या मुझे वो लेना है कि नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल आपको एक और देता हूँ, जैसे आप देखते हो आजकल में क्विक बाइट्स, यानी कि रेडीमेड, क्योंकि आप जाओ फटाफट से सारी चीज़ रेडीमेड बनी बनाई मिल जाती है, उठाओ लाओ अपना रीहीट करो और यूज़ कर लो, कंज्यूम कर लो। कभी कभार वंस इन अ मंथ ठीक है, बट रेगुलर अगर उस पर आ जाओगे तो क्या होगा, दिक्कतें होंगी ना। सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी, कि अगर अपना दिमाग का इस्तेमाल जहाँ तुम बंद कर दोगे करना कि भाई मेरा काम कोई शॉर्टकट कर दे, तो प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, मैं इसलिए जब भी कोई चीज़ सिखाता हूँ ना, तो मैं उसका आसान तरीका और टफ तरीका दोनों सिखाता हूँ। हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चूज़ करो, लाइफ में कभी आसानी मत चूज़ करो, क्योंकि जहाँ आप आसानी चूज़ करोगे ना, नहीं मिलेगी आगे जाके, बड़ी दिक्कत आएगी। कॉम्प्लिकेटेड अगर चूज़ किया होगा तो तुम हर सिचुएशन में निकल जाओगे। क्यों मैंने तुम्हें वीएस कोड पे ट्रेनिंग नहीं दिया, उसके पीछे का सारा रीज़न ये था ताकि आप कोड के साथ अच्छे से जेल हो जाओ। तो वीएस कोड मिले, नोटपैड मिले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ डे 1 से वीएस कोड, और मैंने यहाँ जाके बोला कि भाई यहाँ आपने आके लिखना है जी HTML और ये एंटर, बस यहाँ जाके आपने लिख देना है H1, मैंने आपको ये सब तो कुछ बताया नहीं क्या होता है। हम आप गए इंटरव्यू में, वो पूछ लेता है भाई इससे क्या होता है ये बताओ, ये जो पहला वाला पार्ट है आपका, इससे क्या होता है, आपको इसका मतलब ही नहीं पता। या फिर इन मेटा से क्या काम हो रहा है, हमें इनका मतलब नहीं पता। भाई यही तो पार्ट है ना जो हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है, यही तो पार्ट है जो हमारे करेक्टर की एनकोडिंग करता है कि भाई UTF-8 जो कि यूनिवर्सल टाइप होता है हमारा, US UK बेस्ड जो चलता है, और ये हमारा लैंग्वेज एट्रीब्यूट है जो हमारे पेज को इंग्लिश में मेंटेन रखता है, किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होने देता। तो इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना है कि आप लोग जैसे काम कर रहे हैं तो सीखने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, शॉर्टकट पर नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे कि आज वो अरीना आते हैं कोर्स करने के लिए, लाखों रुपए की फीस पे करते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, फ्री पिक से जाते हैं, डिज़ाइन उठाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज किया, लो जी सर मेरा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। हम वो क्यों नहीं बनने कि जो फ्री पिक पे जिसने बनाया। भाई अगर आप वो उस तरह से दिमाग लगाओगे तब आप डिज़ाइनर बन जाओगे, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट करने वाले जस्ट एक ऑपरेटर और कुछ नहीं। तो ये आप अपने आप को गलत फहमी दे रहे हो बहुत बड़ी कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए। हम नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर वही बंदा है जो फ्री पिक लेवल का ग्राफिक बना के दे दे। अब यहाँ पर दो लोगों की कमी है, टीचर की भी और बच्चे की भी। भाई एक तो ये है कि भाई ठीक है इसने बनाया, मेरे को क्या, मेरे को तो महीने का अपना सैलरी मिल रहा है, काम खत्म। ठीक है, वहीं पर एक टीचर जो होगा वो कहा भाई तुमने ये गलत किया, ऐसे नहीं चलेगा, तुमने अपना खुद का बनाना है। तो ज़्यादा सही क्या है, वो तुम्हें तब के लिए तो बुरा लगेगा अरे सर ने मना कर दिया, अब मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो तुम्हारा बनाने वाली मेहनत तुम्हारे साथ आएगी। अब कल को तुम ऐसी जगह पर काम करो, मान लो नेट चला गया, आज के टाइम में देख लो, अगर गवर्नमेंट कहीं पर किसी एरिया में नेट बंद कर देती, हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाती, सब फ्री। जो कहते हैं ना हम बिजी, सारे बंदे फ्री एक झटके में, यही तो होता है। तो नेट ने क्या कर रखा है, आपको अननेसेसरी बिजी करके रखा हुआ है। भाई हम अगर पढ़ने वाले लोग हैं तो हम अपने काम की चीज़ें कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन वो अपने बिजनेस के काम उससे ले रहे हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम और फेसबुक में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यही तो हो रहा है। कहने के लिए इंसान बिजी है लेकिन कोई बिजी नहीं। तो ध्यान रखना, जहाँ भी कोई चीज़ फ्री मिल रही है, जैसे मैं दिल्ली गवर्नमेंट का भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कहते हैं भी 200 यूनिट फ्री है। अब एक आम आदमी को अच्छा लग रहा है 200 यूनिट फ्री है, लेकिन उसकी मार भी तो तुम ही झेल रहे हो 200 यूनिट फ्री लेके। भाई क्या लगता है, महंगाई, क्या तुम्हें ऐसा लगता है दुनिया में कोई चीज़ फ्री होती है? खुद सोचो, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप सांस ले रहे हो उसकी भी कीमत चुका रहे हो, सीधी सी बात है। और ध्यान रखना कि जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध है ना, भविष्य में उन्हीं की थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ये रियलिटी है। जैसे कि पानी हम गड्ढा खोदते हुए निकाल लेते हैं बोरिंग करके, या जैसे ऑक्सीजन है अभी आपको बहुत इजीली अवेलेबल, लेकिन आप देख रहे हो पिछले 10 सालों का अगर हम लोग उठा के देखें, दिल्ली की हवा हर साल के साथ खराब होती जा रही है। हो रही है ना। पॉल्यूशन लेवल हमारे यहाँ का कितना हाई है, ज़बरदस्त। हम नंबर 1 पे बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड उसके अंदर। क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट देखो, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कहती है भाई बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू
उस पर एक वो वार्निंग तो लिख देते, स्टैट्यूटरी वार्निंग की, भैया बंदे को कैंसर हो जाएगा। क्या बंद कर रही है? नहीं करी ना। अगर तुम्हें इतनी चिंता है लोगों की तो भाई बैन कर दो ना, कि बना ही नहीं सकता बंदा। लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स आता है वहीं से आता है, समझ रहे हो ना? टैक्स का सबसे मोटा पैसा वहीं से आता है। तो अगर इसको बंद कर देंगे तो हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, डॉक्टर कैसे चलेंगे? तो चॉइस अल्टीमेटली तो हमारी है ना, हम चूज़ क्या कर रहे हैं अपने लिए। राइट चीज़ें चूज़ करोगे तो अच्छे चलोगे, नहीं तो नहीं चलोगे। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी डिमांड है मार्केट के अंदर, उसका मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। गवर्नमेंट में यहाँ पर जैसे दिल्ली में गर्ल्स के लिए क्या कर रखा है कि भाई आप ट्रांसपोर्ट में फ्री जा सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मेट्रो में तो नहीं है ना शायद, मेट्रो में शायद बात चली थी करने की, लेकिन करा नहीं इन्होंने, किया नहीं इन्होंने, क्योंकि वो इन्हें फिजिबल नहीं पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उधार लेते हैं इसलिए। ठीक है, बसेस वगैरह में तो इनका क्या है ना, चलो सीएनजी का ज़्यादा लोड पड़ता नहीं, तो अपना सीएनजी में अपना काम चला देते हैं। लेकिन हम मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट है, अगर तुम करने वाले एक्चुअल में फ्री थे तो मेल का करो ना फ्री। भाई कितनी औरतें काम कर रही हैं, आप रेशियो उठा के देखो ना। सिर्फ अगर आप यहाँ का एक रेशियो देखोगे तो फिर भी देखा जाए 80% आदमी में 20% औरतें ही जॉब कर रही हैं। अगर आप एक्चुअल में तुम करने वाले हो तो करो जेंट्स के लिए फ्री, नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता भाई हम तो फिर घाटे में चले जाएंगे। तो अब उनकी जो लड़कियां या जो औरतें गाड़ियों में जो जा रही हैं फ्री, उनके भी पैसे आप ही पे कर रहे हो। कौन पे कर रहा है? हम ही तो पे कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली लॉस में क्या कौन आदमी है? जो मिडिल क्लास में है, जो लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, वही मार झेल रहा है हर तरफ से टोटल, चाहे वो टैक्स में हो। अब टैक्स का भी सीधा सा फंडा समझो, जो इनकम टैक्स बनाया गया था ब्रिटिश के टाइम का था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को आज भी कंटिन्यू रखा हुआ है। अरे भाई अपनी मेहनत पे क्यों पैसा देना, ये बताओ ना। दिन रात मैं घिस रहा हूँ, ओवर टाइम मैं कर रहा हूँ, उसके बाद पैसा भी जो ऊपर का कमाया वो भी मैं तुम्हें दे दूँ, तभी सारे दुबई जा रहे हैं। सीधी सी चीज़ है। तो जो स्मार्ट आदमी है ना, जिसको पता है कि भाई ये गलत है, ये बहुत सारे ऐसे नियम कानून चल रहे हैं आज़ाद भारत के अंदर जो कि गलत हैं, पुराने टाइम के चलते आ रहे हैं। क्या कर सकता है सरकार? अपनी जेब उन्हीं से तो भर रही है। हाँ कह सकते हैं पिछले कुछ सालों में चीज़ें सुधरी हैं, बट गवर्नमेंट को ये चीज़ को ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। जैसे कि अभी जैसे गाज़ियाबाद है, उसका नाम बदला जा रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है किसी भी जगह का नाम बदलना कोई आसान काम है? सारे कागजातों में नाम बदलना मतलब कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा होता है। वो जैसे गुड़गांव वो गुरुग्राम कर दिया, पूरा सिटी सेंटर का नाम अब बदल रहे हैं। बदल क्या कर दिया? बेसिकली कुछ अच्छा, करके चेंज करा हुआ। हाँ जैसे गुड़गांव, बड़ा का चेंज हो रहा है। हाँ तो जितने भी मॉडर्न वाले प्लेसेस हैं ना, सब जगह के नाम ये लोग बदल रहे हैं, ठीक है। अब इतिहास को अगर उठा के देखा जाए तो मुगल हमारे यहाँ होते ही नहीं थे। ये वो लोग हैं मुस्लिम में, ये भी जो मुस्लिम है सब हिंदू हैं। इन्हें क्या कराया गया था जब मुगल यहाँ पर एंटर हुए, उन्होंने यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया। इवन पाकिस्तान तक का जो मुसलमान है वो हिंदू ही है। भाई देखा जाए पुराने उस टाइम में तो हिंदू राष्ट्र था, आर्यव्रत जिसको हम लोग बोलते थे। तो यहाँ मुसलमान का तो नामो निशान ही नहीं था, ये तो बाहर से लोग आए थे, ठीक है। तो मेरा बस एक ही कहना है, अगर आप ये सोच के चलते हो कि भाई एआई हमारी जॉब खा जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है, ज़रूर खा सकता है। लेकिन अगर आप उसके सामने कमज़ोर पड़ते हो तो, हथियार डाल देते हो तो, और अगर आप सीख के अपने आप को दुरुस्त कर लेते हो तो एआई चाहे कितनी भी आ जाए, अगर आपका दिमाग एआई से फास्ट है, कैलकुलेटिव है, आप उससे आगे का सोच सकते हो, तो आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। भाई मेरा तो नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ, सीधी चीज़ है। और ये आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि भाई मेरा रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट उसी का है जिसको नहीं आता, समझ गए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी के अंदर 10 में से 3-4 लोग नालायक होते हैं, जो बाकी के 6 लोगों के ऊपर चल रहे होते हैं, जो जाके बॉस को सेट कर रखा है अपना, भाई ठीक है इसने ऐसा वैसा इधर की उधर इसकी उसकी कर करा के अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। तो मान लो उस बेसिस पे तुम इस कंपनी में कितना चलोगे, ज़िंदगी भर तो नहीं चल पाओगे। कल को जिनके बेसिस पे तुम्हारी चल रही थी वो निकल गए तो तुम्हारे तो खतरे में आ गई, तो क्या करोगे। सो बेहतर है कि इन सब चीज़ों में ना दिमाग लगा के सीखने पे दिमाग लगाया जाए। स्मार्ट बनो लेकिन तरीके वाले, अच्छा एथिकल, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, गलत वाला स्मार्ट नहीं।
कि भाई मेरे साथ में कोई बंदा काम करे, अच्छा यार चल इसकी जॉब निकलवा देता हूँ, मैं बॉस की नज़र में अच्छा बन जाता हूँ, वो लॉन्ग रन नहीं है। लॉन्ग रन हमेशा टीम वर्क में होता है, ठीक है। सारे लोग एक जैसा सोचें, बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है भाई। सब लोग एक जैसा कहाँ सोचते हैं, सामने तुम्हारे अच्छा सोचते हैं, पीछे तुम्हारी स्थिति मार रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को अच्छा रखो, लेकिन इतना अपने अंदर ऑरा रखो कि आप 4 लोगों को बदलने की ताकत रखते हो, उनको मोटिवेट करने की ताकत रखते हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बहुत अच्छा जो 12th पास के जो वो है, जो उसमें टीचर आए थे, क्या नाम है उनका, जो IAS हैं खुद, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जिससे मैं बहुत कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची आजकल स्कूल जा रही है पिछले 2-3 साल से, तो मैं ये चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि बच्चा जो बोलना नहीं जानता जब पैदा होता है और जब वो स्कूल जाता है उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। ये क्या है, एक तरह की ना पूरा का पूरा गेम है, साजिश चल रही है भाई। हम लोग हिंदुस्तान में है ना, तो इंग्लिश का इतना यहाँ पर प्रेशराइजेशन क्यों है? क्या चाइना ये कहता है कि इंग्लिश बोलो? नहीं बोलते भाई। तुम अगर वहाँ पर कोई अमेरिकन आता है तो भैया ट्रांसलेटर ले लो, हम नहीं बोलेंगे। या साउथ इंडिया में चले जाओगे तो वो बंदा तुम्हारे सामने हिंदी नहीं बोलेगा, वो अपनी तमिल तेलुगु कन्नड़ जिसमें वो कंफर्टेबल होगा उसी में बात करेगा तुमसे। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि हम दोगले हैं, ये सीधी बात है, ये गलत नहीं है, ये रियलिटी है, इसको इंसान को मानना चाहिए। हम दुनिया को दिखाने के लिए इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे ना? और जबकि अंग्रेज बाहर से आके यहाँ हिंदी सीखना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, लोग एक दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ दिखावे में ख़त्म हो रहे हैं। ये सोसाइटी रियलिटी। स्कूल्स जो आज की डेट में इतनी फीस आप लोगों से ठग रहे हैं, देखा जाए बैठ के, सब क्या है भाई? तुम कल को जॉब करने जाओगे तो तुम इंग्लिश देखो। एक बहुत सही किसी ने कहा है कि इंग्लिश इज़ नॉट अ नॉलेज, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि कल को आप किसी फॉरेनर के लिए काम करो तो वहाँ पर वो हिंदी में भी ना कनेक्ट कर पाए आपसे, तो वहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत आएगी। लेकिन क्या मुझे किसी कंपनी में जॉब करने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। तो MNC कहती है भाई एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ये वो सारी चीज़ें, ये सब बकवास है, ये सब कोरी बकवास है। स्कूल्स, हम घर से बच्चों को बाय बोल के भेज रहे हैं, वहाँ पर स्कूल में इतनी बाय नहीं बोलते, टाटा बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चा घर में जानता है इसको भिंडी बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेडी फिंगर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बच्चा हिंदी की क्लास में भी अगर जा रहा है तो वहाँ भी उससे इंग्लिश में बात हो जा रही है, तो सीखेगा क्या बच्चा? आज की यंग जनरेशन, आप उसको बोल दो 79 को भी 79 हो गए, बंदे की दुनिया पलट जाती है कि भाई साहब क्या बोल दिया मेरे से। किसी से तुम फ़ोन नंबर हिंदी में बोल दो, उसको समझ नहीं आएगा कि क्या क्या बोल दिया उसने। क्योंकि जो हम लोगों ने कभी सीखा था अपने चाइल्डहुड में कि भाई 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, आज कहाँ जानते? उसको बोलते हैं 1 2 3 4। बच्चा 20 के बाद में गिनती नहीं जानता, कन्फ्यूज़। उसको जाके तब पता चलता है जब वो 9 10 12 में आ जाता है कि अच्छा इसके आगे ये भी गिनती होती है। ये तो बच्चा 20 तक ही जानता है बस, जो कि उसके दिमाग में डाल दिया भाई अभी तक तुम्हें 20 तक ध्यान देना है। जबकि हम जब छोटे थे, LKG नर्सरी, जहाँ जो मेरे घर वाले बताते हैं कि मेरे को 100 तक का सब याद था, मेरा मैथ एक्सेलेंट था, तभी मैं कोडिंग के अंदर आया। तो सब गड़बड़ सिस्टम चल रहा है। एजुकेशन इज़ नॉट एजुकेशन इज़ राइट नाउ, ये सब एक धंधा बन चुका है, बिजनेस, कोरा बिजनेस है भाई। मैं किसी बढ़िया स्कूल से नहीं पढ़ा, मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पर 5 रुपये फीस जाती थी महीने की, घर से बिछाने के लिए भी लेके जाना पड़ता था सामान, ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। पूरे स्कूल में एक ही हॉल होता था, बारिश हो जाती तो सारे सेक्शन के लोग एक ही रूम में, नहीं तो गर्मी हो जो सर्दी हो सब खुले में बैठ के पढ़ते थे बाहर। ये तो हमने वहाँ से अपनी पढ़ाई पढ़ी और कामयाब भी हुए। लेकिन आज की डेट में तुम 98% स्कोर करने के बाद भी DU में एडमिशन ले पा रहे हो, तो कौन सी पढ़ाई है भाई? मुझे ये बताओ, ये पढ़ाई है? नहीं है पढ़ाई भाई। पढ़ाई वही है जो इंसान एवरेज पढ़ ले। एवरेज पढ़ने वाला इंसान सबसे बढ़िया होता है। अगर तुम टॉपर बनने की होड़ में भागोगे तो तुम सब कुछ पीछे छोड़ जाओगे, ना तो तुम्हारे दोस्त होंगे, ना तुम्हारा एक सोशल सर्कल होगा। और एक जो एवरेज पढ़ने वाला बंदा होता है वो 4 लोगों से मिलता है तो उसके 4 बातें और पता चलती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है सर्कल हमारा कैसा है। अगर आपका सर्कल अच्छा है तो वहीं से आती है इनोवेशन आइडियाज़, वहीं से बनती है कंपनीज। भाई बिल गेट्स की अगर बात की जाए, या अगर तुम्हारे इनकी एलन मस्क की बात की जाए, तो ये क्या कोई टॉपर है? नहीं है, ये सब एवरेज पढ़ने वाले लोग हैं। जितने सारे बिजनेसमैन हो ज़्यादातर प्रॉपर हाँ,
अभी इंडिया में एक बंदा है जो बेसिकली शार्क टैंक में देख रहा था जस्ट ऐसे ही, तो एक 18 ईयर ओल्ड पर्सन, ठीक है, जस्ट 18 साल का एक लड़का है जो बेसिकली अन अकेडमी को टेक ओवर करने का एक विजन लेके चल रहा है कि मुझे, हाँ, कि मैं उसको खरीद लूँगा, और करोड़ों रुपए कमा रहा है बंदा। सो अल्टीमेटली आइडियाज़, आपके पास यूनिकनेस क्या है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करके आ रहे हो, वो चीज़ चलती है। जैसे एक और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा देखने में, एक दो लड़कियां थी जो बेसिकली बाहर से पढ़ के आई हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या था, हम यहाँ से पढ़ के बाहर जाएंगे, एक माइंडसेट है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो इंडिया में वापस आ गए, जो बाहर बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन छोड़ छाड़ के इंडिया आ गए। इंडिया में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, क्योंकि मास तो यहीं पर है ना पूरे वर्ल्ड का, अगर देखा जाए चाइना या फिर ये, चाइना में हम कर नहीं सकते क्योंकि चाइना वाले हमसे बहुत 100 साल आगे चल रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कभी आप चाइना जाके देखो, आपको पता चल जाएगा भाई हम तो कहीं है ही नहीं, दूसरी दुनिया है वो। कभी चाइना में कार एक्सीडेंट सुना? याद करो, कोई न्यूज़ में सुना हो कि भाई यहाँ पे कार एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक एक्सीडेंट हुआ, कोई न्यूज़ याद करने की कोशिश, तुम्हें पता ही नहीं होगा, हुआ ही नहीं। बस उनके उसमें एक हादसा हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जो उनकी हाई स्पीड ट्रेन होती है ना, वो ट्रैक से डिरेल हो गई थी, वो एक हादसा हुआ था। तो हम कहते हैं चाइना चाइनीज़ है, चाइनीज़ सामान है, ये है वो है। नहीं भाई, ये हमारी गलत फहमी है। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। अमेरिका वहाँ से जाके इक्विपमेंट क्यों बनवा रहा है, या आईफोन के पीछे मेड इन चाइना क्यों लिखा हुआ है? भाई उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि चाइना के बराबर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी किसी के पास है ही नहीं, वो टेक कंट्री है। आज जो मेड इन इंडिया है वो ज़्यादातर चाइना से हाँ, import होता है। बस यहाँ के असेंबली तो हो रहा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर असेंबलिंग हो रही है। सारा कुछ रॉ वहीं से आता है, लाया सब मिलाया एक जगह, मेड इंडिया लगा दे दिया। बट इतने से भी कम से कम हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार तो मिला, पहले तो ये भी नहीं था। तो इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया। भाई आपको असेंबली लाइन अपनी यहाँ डालनी पड़ेगी, बाहर से आप पूरा असेंबल करके नहीं ला सकते। अगर बाहर से लाओगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा जीएसटी, तो यहाँ करो तो उस पर आपका जीएसटी कम लगेगा। तो इससे क्या हो, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ के लोगों को जॉब्स वगैरह के रास्ते खुल गए। अब चाइना ने देखो एक जैसे ईवी में लॉन्च किए BYD, बिल्ड योर ड्रीम कार, देखो भाई साहब एक्सीलेंट गाड़ी बना दी उन लोगों ने। पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री ऐसी है चाइना जो किसी भी प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बना सकती है, लेकिन कोई कंट्री उस पर क्लेम नहीं कर सकती। इवन फेरारी, मर्सिडीज, BM, ऑडी, रॉयल्स रॉयस, सब गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको उनके पास। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सबने तो बनवाई वहीं से है। ये जो लाइटें वाइटें आज की जो हम एनिमेटेड देख रहे हो, या जितने भी ये सब मशीनरी हैं, जो PCB बोर्ड्स हैं, सब कहाँ से बनते हैं? चाइना से ही तो बनते हैं, यहाँ कुछ नहीं बनता। सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज चल रही है ना, तो वो सब वहीं की देन है। हाँ, अब यहाँ चीज़ें स्टार्ट होंगी क्योंकि चाइना मैनिपुलेट करता है लिथियम के ऊपर, क्योंकि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चाइना के पास ही था अब तक, लेकिन अब इंडिया में खोज हो गई है। तो लिथियम के जो प्राइस हम यहाँ गिरने जो स्टार्ट हुए वो इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें भी यहाँ पर अपने इंडिया में सबसे बड़ा भंडार मिल गया लिथियम का। तो गुजरात में टाटा ने अपना लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिया है, ठीक है। तो चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, लेकिन चाइना को आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना ही वो है जिसने आज आपकी टेक्नोलॉजी को इतना इम्प्रूव कर दिया। नहीं तो हम आज भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में होते हैं। जो बाइकों के अंदर आप देख रहे हो ये सब दुनिया जहान के कंसोल आ गए, कंप्यूटर वगैरह आपके सब चीज़ों में ऐड हो गए हैं। पहले सब चाइना से। हम कहते हैं चाइनीज़ टायर है, फट जाएगा, फिर टायर की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? वो भी चाइना ही है। वो जैसे आप कहते हैं ना एल्फी, फेविक्विक, ये सब क्या है? ये सब वहीं का ही है। रॉ मटेरियल वहाँ से आता है, यहाँ लाके सारा बस पैकेजिंग हो जाती है। इवन एल्फी जो कंपनी है उसके लिए तो मैंने काम किया हुआ है, तो उनके बड़ी कमाल की पीछे उसकी हिस्ट्री है। उनके फादर साहब जो थे वो सिंगापुर गए थे, और सिंगापुर जब वो घूमने गए थे 1970 के टाइम में, तब वहाँ पर उनकी चप्पल टूट गई थी। तो उन्हें बेसिकली वहाँ पर किसी जो होते हैं ना वो चीज़ होते हैं, उसने उनको वो ग्लू लगाया और चप्पल सही करके दे दी। इंडिया में तो भाई साहब सिलाई चलती थी पहले उस टाइम में, उस तब की क्या 2008-10 तक की बात करें, तब भी सिलाई चलती थी। कहाँ लोग यूज़ करते थे? बहुत कम लोग। आज के टाइम मोची के पास सुपर ग्लू होता है रखा हुआ, लेता है फटाक से लगाता है, लो जी हो गया, काम खत्म। तो ये जो सीरम था बेसिकली वहाँ से उन्होंने ओरिजिनेट किया चाइना से, और यहाँ लेके आए। तो इनका ऑफिस है एल्फी का यहाँ जाफराबाद सीलमपुर में, वहाँ से इनका पूरा सप्लाई जाता है, फिर ये पूरा साउथ की तरफ। एल्फी का बिजनेस यहाँ इधर की तरफ नॉर्थ में कम है, साउथ में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में चलता है फेविक्विक। और फेविक्विक ने क्या करा, एल्फी के ऊपर डाल दिया क्लेम, पीडीलाइट के अंडर में आता है ना, उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया कॉपीराइट कि भाई ये हमारा वो है। अब पीडीलाइट यहाँ पर ये नहीं पता था कि भाई ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से।
उन्होंने भाई साहब अपने पूरे पेटेंट दिखा दिए। तो उल्टा पिडिलाइट को उनको मानहानि भरना पड़ गया सारा उनके लिए। अब नहीं होते उनके पास सारे भी ये चीज़ कब इंडिया में इंट्रोड्यूस की, क्या हुई, उन्होंने पूरी मुझे अपनी दिखाई है जर्नी। पंकज जैन इज़ अ डायरेक्टर, ठीक है। तो उनके फादर साहब की लेगेसी को आज वो आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। तो उनका पूरा डिजिटल मार्केटिंग, उनकी वेबसाइट का काम हमने किया था पैंडमिक के टाइम में। तो बड़े बड़े ब्रांड से मैं मिला उस दौर में जब ये था, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे ऑनलाइन आने की ट्राई कर रहे थे कि कैसे करके भी अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई जाए। तो जैसे वो नहीं था, जैसे तुम जब छोटे रहोगे घर में, तुमने कहा बाल जीवन गुट्टी, मुगली गुट्टी 555, ये सब कहाँ है? ये सब सब पुरानी दिल्ली में है सब लोग। इन सब के साथ मैं काम कर चुका। हाँ, और वही मेरा पैंडेमिक का टाइम था जब मैंने हीरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, हीरो वायर्ड, जो बेसिकली पूरा एआई के ऊपर है, जिसको हमने ओटीटी से लॉन्च किया था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो कहता है हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करानी, कुछ यूनिक बताओ। कह रहे हम लोग 50 लोगों से मिल चुके हैं, सब आके कहते हैं फेसबुक ऐड चला देंगे, इंस्टाग्राम ऐड चला देंगे। मैंने कहा नहीं चलाना। मैंने कि आप ये देखो ना कि इस टाइम पर फेसबुक इंस्टाग्राम चला कौन रहा है? इस वक्त तो सब लोग ओटीटी पर बैठे हुए हैं ना, ओटीटी पर ऐड चलाओ। उनको आइडिया क्लिक किया, 2.5 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किया ओटीटी के लिए। सस्ता पड़ता है। हाँ, तो वहाँ से जितना भी पेमेंट गेटवे होते हैं, पेटीएम भी चल रहा था कॉन्टेक्टलेस पेमेंट में। मैंने कि चलाओ इसके ऊपर ऐड। 80 लाख रुपए लगे पेटीएम के ऊपर ऐड चलाने के लिए 1 महीने का। और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया उनका, ऐसा हिट हुआ। आज की डेट में हीरो वायर्ड यहाँ पहुँच गया देखो। और इसके जितने भी इसके यहाँ से जो निकले सक्सेसफुल लोग, उन्होंने बनाया हीरो का क्यूबो। तो क्यूबो अपना एक पूरा वो है, ये हीरो ग्रुप का ही है। चल जा भाई, नहीं अब लॉन्च हुआ क्या? नहीं, इनके पास हर चीज़ है। इन्होंने इतनी अफोर्डेबल बना दी। आपको गिम्बल जैसे कहते हैं ना DJI का आता है, इन्होंने गिम्बल 7,000 रुपये के अंडर में ऐसा बना दिया, मतलब नेक्स्ट लेवल। उससे DJI से भी अच्छा गिम्बल है इनका। यहाँ देखो प्राइस पे कहीं मेंशन होगा, 6,590। और क्या लोगे बच्चे की? ठीक है। इन्होंने एयर प्यूरीफायर बना दिया, ऑडियो सन ग्लासेस बना दिए, इन्होंने सोप डिस्पेंसर बना दिया, वायरलेस चार्जर बना दिया, वायरलेस पावर बैंक बना दिए। एप्पल अपना पावर बैंक देता है इतना एक्सपेंसिव, इनका ले लो, एप्पल के डिवाइस को चार्ज करता है। यहाँ देखो 10,000 mAh, 5,000 mAh, 5,000 mAh, कोई सा भी ले लो। और कितने का आ रहा है? 2-2.5 रुपये का सिर्फ। एक एप्पल का जो 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max जो होते हैं, उसको 3 बार चार्ज कर देता है। और इन्होंने बना दी यहाँ पर जैसे कि एयर प्यूरीफायर, इतना बड़ा जो 550 स्क्वायर फीट के एरिया को प्यूरीफाई कर रहा है। उस प्यूरीफायर की कीमत कितनी है? यहाँ कहीं नीचे उन्होंने मेंशन किया होगा, 8,990। ये सबसे बड़ा प्यूरीफायर है, 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट 6,990, 5,790। तो उन्होंने किसका है देखो, ट्रस्ट ऑफ हीरो ग्रुप। तो हीरो ग्रुप का ये है हीरो वायर्ड, और हीरो वायर्ड के इंजीनियर्स ने बनाया है क्यूबो ब्रांड। ये कोई बहुत पुराना वो नहीं है, बिल्कुल नया है। तो ये होती हैं चीज़ें। और सब में AI घुसा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ के अंदर। तो आप लोग जिस डोमेन में है ना, ठीक है, इसकी पावर को समझो। ठीक है, आपका रोल ख़त्म नहीं होना। ठीक है, क्योंकि अगर हम जिस मल्टीमीडिया फील्ड के अंदर है, ये तो रहेगा ही रहेगा। AI आपके लिए एक असिस्टेंट का काम कर सकता है, आपका काम बड़ा फास्ट कर सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट बाकी चीज़ों में आ गई। जैसे कि मैं ऑटोमोबाइल का आपको एग्जांपल दे रहा था कि अभी तक पेट्रोल, डीजल, CNG इंजन चल रहे हैं। अगले 15 साल में ये नहीं दिखेंगे आपको। डीजल की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गई है, अगर नोटिस करा होगा आप लोगों ने। डीजल की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम कर दी गई, क्योंकि 10 साल की लाइफ होती है ना। अब व्हीकल महंगा खरीदते हो पेट्रोल से, चलता सिर्फ 10 साल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 15 साल का पे करते हो। उसके बाद अब तो बाहर भी जो सराउंडिंग हमारी NCR वगैरह सब में बंद कर दिया कि भी 10 साल के बाद आप वहाँ भी नहीं चला सकते। तो कहाँ चलाओगे, कहाँ बेचोगे? यानी कि फिर तक कूड़े के वहाँ बेचने पड़ेगा ना अपना व्हीकल, स्क्रैप होगा, सीधी सी बात है। आज की डेट में 1 करोड़ की ऑडी खरीदने के बाद में जब उसके लास्ट के 1-2 साल लग जाते हैं, वो कितने की जाती है? 4-5 लाख। तो करते क्या है, जो लोग स्क्रैप वाले लोग होते हैं उसको लेते हैं, उसके पार्ट्स निकालते हैं, किसी का खराब हो गया तो उसको बेच देते हैं अच्छे महंगे रेट में। हाँ, ये चल रहा है।
ईवी जब आ गया, अब ईवी में क्या है, मोटर है। अब मोटर क्या होगी भाई, ख़राब होगी, और ख़राब होने का तो रिपेयर होती नहीं, क्योंकि दोबारा बांध दोगे आप उसको, सील्ड मोटर होती है, कभी आपने नट बोल्ट खोला और मोटर को रिपेयर कर लिया तो पूरी मोटर नहीं लगती। सर टाटा नेक्सॉन की बात बता रहा हूँ, 4.5 लाख की मोटर आती है उसकी, सिर्फ बैटरी से अलग 4.5 लाख की सिर्फ मोटर है नेक्सॉन की, वो नहीं लगेगी, रिपेयर नहीं हो सकती, समझ गए। अब मुझे बताओ कि ये जो मैकेनिक्स हैं इनका क्या हुआ, क्या कोई इनका काम बचा? उसमें व्हीकल में क्या लगे, टायर लगे हुए हैं, टायर के लिए व्हील अलाइनमेंट की जो जितने भी टायर सेल करने वाले सभी ने अपना सेटअप लगाया हुआ है, वो भी यही लेज़र बेस्ड है, सारा का सारा वही लगाया, बीम लगाया, अभी अलाइनमेंट करके दे दिया, काम खत्म हो गया। तो मैकेनिक का तो रोल ही खत्म हो गया ना। तो सोचो मुस्लिम तबके का सबसे बड़ा जो एक सेगमेंट है, जो मैकेनिक होते हैं, सब खत्म है। तो बेरोजगारी देखो किस लेवल पर जाएगी, समझ रहे हो। गाड़ियों में एडास फीचर आ गया, अब गाड़ी कोई ऐसा तो नहीं कोई भी लोकल मैकेनिक पे जाओ, खोल के भाई इसको सही कर दे, शोरूम ही जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि गलत कंप्यूटर में छेड़छाड़ हो गई तो पता चला जाना था कहीं, पहुँचा दिया उसने कहीं और, ठोक दिया आपको ले आगे, तो एडास काम नहीं करेगा। तो पर्सनली मेरा सजेशन ये है कि अगर हम नई गाड़ियाँ ले रहे हैं तो एडास वाली तो लेनी ही नहीं चाहिए, अगले 10-15 साल तो लेनी नहीं चाहिए, बेस मॉडल खरीद लो, मैनुअल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिपेयरमेंट जो है ना उसकी वो लाखों में है, अगर ख़राब होता है तो सीधा सा फंडा है। तो क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई है, ये बस नए नए शौक में भी चाइना से लिया लगा दिया, क्या होगा, पूरा चेंज होगा जी। शोरूम वाले तो एक पुराना 10-12-15 साल पुराना उठा के टाइम देख लो, वो हमेशा चीज़ों को रिप्लेस करते आए हैं, रिपेयर नहीं करते शोरूम कभी। मार्केट में जाते हो लोकल में वो रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो शोरूम ये कहता है कि कल को ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कुछ हादसा हो जाए, तो वो अपना एक अलग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि इसको पूरा रिप्लेस करो, पार्ट को नया लगा दो। लोकल में क्या होता है, पैसे बच जाते हैं, हो सकता है कि भाई वो चीज़ कभी ख़राब ही ना हो तो पैसे बच गए। जैसे गाड़ी में होता है ना आरपीएम सेंसर, एयर सेंसर, जो गाड़ी के आरपीएम को कंट्रोल करता है कितना एयर देना है, जिनमें टर्बो नहीं होता उनके लिए, वो खाली 7-8 हज़ार रुपये का सेंसर आता है, एक बेकार से बेकार गाड़ी का, जिसमें डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन होता है FI, ठीक है, जो बाइक्स में BS6 में है, कार में BS4 में आ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मोरल ऑफ द डिस्कशन इज़ कि ना पढ़ने वाला बंदा खतरे में है। पढ़ रहे हो, अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उन लोगों का काम ख़त्म हो गया जो सस्ते डिज़ाइनर हैं, कि भाई थोड़ा बहुत सीख लिया, चलो कंपनी में जाके काम चला लिया, वो काम तो प्रॉम्प्ट पे हो जाएंगे आपके। तो कंपनियां आज की डेट में AI पैकेज खरीदना स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस का यूज़ कर रही हैं, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जहाँ पर काम मेरा किसी क्लाइंट का महीना लग रहा है, भाई 10 दिन में मेरा काम ख़त्म हो जाए, भाई मेरे को बाकी के 20 दिन में 2 और काम करने का मौका मिलेगा ना, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो भाई सीधी सी बात है, कंपनी भी ग्रो करेगी और उसके अंदर जो एम्प्लॉई है उनका भी इंक्रीमेंट होगा, सीधी सी चीज़ है। तो उस वे में आपकी चीज़ें काम कर रही हैं। जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी इन सब चीज़ों पर टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बस फोकस रखना है कि हमें चीज़ें सीखनी है अच्छे वे में, ठीक है। देखो मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता कि मैं लोगों से बहुत बेस्ट हूँ, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन हाँ मेरे पास नॉलेज का भंडार है, जो शायद लोग एक्सपीरियंस नहीं करके बैठे, मैं वो चीज़ें करके बैठ चुका हूँ सारी की सारी। क्योंकि मैं वो था अपने फैमिली के अंदर पर्सन जिसने, जब कंप्यूटर ढंग से होता नहीं था और मुझे कंप्यूटर का फ्यूचर पता था कि क्या होगा, मैं कंप्यूटर को उस टाइम से चला रहा हूँ जब कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ CMD पर चलता था, इसके ऊपर और कुछ नहीं होता था। तो ये था आपका 286 दौर, फिर इसके बाद आया 386, फिर इसके बाद आया 486, फिर उसके बाद जाके आपका दौर आया विंडो 95 का, समझ रहे हो। तो विंडो 95 वो दौर था जब 1995 में पहली बार कंप्यूटर का इंटरफेस आया, क्योंकि इसको वही चला सकता था, इसको बोलते हैं CLI, जो UI UX डिज़ाइनर होते हैं ना, तो उसको पढ़ाया जाता है कि भाई आपका जो रेवोल्यूशन आया, पहले था CLI, फिर आपका आया MDUI, फिर आपका आया GUI। आज जो आप कंप्यूटर चला रहे हो उसको हम लोग GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपको पता है यहाँ स्टार्ट करना है, किसी के कंप्यूटर में स्टार्ट यहाँ नहीं होगा, तो यूनिवर्सल हो गया ना कि भाई यहीं आएगा लेफ्ट में,
है ना। तो आपको पता है भाई यहाँ से मैं जाऊँगा तो ये ड्रीम खुल जाएगा, लेकिन अब आप सोचो कि आपके कंप्यूटर में विंडो ही नहीं है और आपको कुछ चलाना है, तो कैसे चलाओगे? तो CLI से तो तुम चला ही नहीं सकते, वो तो तभी चला सकते जब तुम्हें कमांड सारी पता हो। तो CLI पर वही लोग कंप्यूटर चला पाते थे जिनको कंप्यूटर की एक्चुअल में नॉलेज थी। आज जो लोग कंप्यूटर चला रहे हैं उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो देख के चला रहे हैं कि भाई यहाँ जाएंगे ऐसे करेंगे तो फोल्डर बनेगा। तो ये कंप्यूटर नहीं बोलते इसको, कंप्यूटर चलाने वाला बंदा उसी को बोलते हैं जो यहाँ से कंप्यूटर चलाए, इसके अंदर से यहाँ सारे काम हो जाते हैं। इसके अंदर आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, डेटा कॉपी करना है, आप यहाँ इस इंटरफेस से डेटा कॉपी करोगे और यहाँ से करोगे। यहाँ की जो रफ्तार है, उस ज़माने में बता रहा हूँ बुलेट की रफ्तार थी, अब तो इतनी तेज़ी से डेटा कॉपी होगा जिसका जवाब नहीं। यहाँ से करोगे धीरे कॉपी होगा, ठीक है, यहाँ से करोगे जल्दी कॉपी होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और तो यूज़ हो ही नहीं रहा ना, सिर्फ और सिर्फ कोड के अंदर आपकी सिर्फ बस कमांड चल रही है। इसको कहते हैं पावर लॉस। जब GUI चलता है ना तो पावर लॉस होता है, यानी कि आपकी आधे से ज़्यादा ताकत जो है कंप्यूटर की डिस्प्ले बनाने में जा रही है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर क्या है, कोई डिस्प्ले नहीं, ना कोई कलर रेंडर करना, ना कुछ, प्रोसेसर कम काम करेगा, रैम कम खर्च होगी, तो काम तेज़ी से होगा। तो नोटिस क्या होगा, जो डेवलपर्स होते हैं ना वो कभी भी विंडो कंप्यूटर नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं उबंटू। उबंटू, हाँ ये खरीदते हैं, ये होता है। तो उनके कंप्यूटर में उबंटू होता है डला हुआ। ये उबंटू वही उबंटू है जिसको हम बोलते हैं लिनक्स, और यही लिनक्स है जिसके ऊपर बना एप्पल। एप्पल देखते हो कभी हैंग नहीं होता, लाइट चलता है, तो क्योंकि उबंटू का जो बेस है वो लिनक्स है। लिनक्स में वायरस नहीं आता, तो डेवलपर के कंप्यूटर बड़े सेंसिटिव होते हैं कि भाई पता चला कोई पेंडल लगाई, वायरस घुसा, पता चला मेरा पूरा कंप्यूटर क्रैश हो गया। तो जब मार्केट में हम लोग लैपटॉप लेने जाते हैं ना तो हमें चॉइस मिलती है, भाई विंडो बेस, डॉस बेस या उबंटू बेस। तो हमेशा डॉस बेस खरीदो। मार्केट में जो लैपटॉप बिक रहा होगा उससे 10,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा, सेम मॉडल तुम्हें, हार्डवेयर सेम, सब कुछ सारे फीचर सेम। उसमें अपनी विंडो डालनी विंडो डाल लो, उबंटू डालना है उबंटू डाल लो, जो मर्जी चला लो। तो उबंटू डालने से क्या हुआ कि भाई मेरा कंप्यूटर फालतू के रिसोर्स यूज़ ही नहीं करेगा ना। भाई जब मैं यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाता हूँ और मैं टास्क मैनेजर में आता हूँ, तो ये भाई मुझे तो पता ही नहीं चल क्या रहा है, इतना क्या चल रहा है भाई कंप्यूटर में। मेरा CPU 29% यूज़ हो रहा है जबकि मैं तो खाली बैठा हूँ, ऐसा क्या काम चल रहा है। यही फ़ायदा होता है कि डेवलपर क्या करते हैं, जैसे मैं खुद डेवलपर हूँ तो मेरा जो कंप्यूटर है वो मैंने i5 खरीदा, एक्सपेंसिव आया, ऑस्ट्रेलिया से मंगाया था। 9 घंटे का बैकअप होता है उसके अंदर, ना कोई ग्राफिक कार्ड है ना कुछ, क्योंकि मुझे से कोडिंग करनी है। लाइट वेट 1 किलो का बैग में पड़ा रहता, पता भी नहीं चलता, इतना आसान। और ना कोई पावर उसके अंदर फालतू की वेस्ट हो रही, ना कोई इसके अंदर फालतू की मेमोरी। देखो रैम 75% यूज़ कर रहा है ये, कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो आपके कंप्यूटर की पूरी ताकत तो ऐसी पी जा रहा है। कंप्यूटर में कहने के लिए मेरी कितनी रैम लगी हुई, 16 GB रैम, 75% खामा खा, समझ रहे हो। तो ये है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ड्रॉबैक। तो इसलिए जो आपके इंटरफेस आते हैं ना उबंटू बेस, उसमें i3 कंप्यूटर को भी तुम हैंग नहीं कर पाओगे, इतना बढ़िया काम हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपकी क्लास एक थोड़ा सा मोटिवेशनल डायरेक्शन में गई है, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू होना सारी चीज़ें, क्योंकि हम जो कर रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं चल रहे, हमारा फ्यूचर क्या होगा आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप यहाँ से करके निकलोगे आपको अपना फ्यूचर खुद से पता होगा कि बेसिकली होता क्या है चीज़ें। तो आप लोग सेफ़ सिक्योर हैंड में चल रहे हो, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा आप फॉलो करते जाइए चीज़ों को। देखो मैं कभी भी ना सिलेबस नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको अपकमिंग चीज़ें पढ़ाता हूँ कि क्या करना है। वो चीज़ नहीं जो हो चुकी हैं, वो जो हो गई उसका तुम क्या करोगे आज की डेट में सीख के। भाई एग्जांपल के लिए तुम फोटोशॉप सीख रहे हो, तुम कहते हो भाई मुझे वाटर इफेक्ट बनाना है, फायर इफेक्ट बनाना है, कहाँ लगाओगे। कहीं किसी कैंपेन में डिज़ाइन में देखा आज तक लगा हुआ, नहीं देखा। तो जब हम लोग फोटोशॉप सीख रहे होते हैं तो हम लोग एक टाइम के लिए भटक जाते हैं कि फ़िल्टर सीखेंगे, फ़िल्टर का तो कहीं यूज़ ही नहीं आता, कहाँ लगाओगे। फ़िल्टर का यूज़ आता है बेसिकली जो लोग फोटोग्राफिकल बेसिकली एक्टिविटी कर रहे हैं उनके लिए।
हम वेब के अंदर अगर है, हमारा कोर्स अगर GWDD है, तो मुझे तो ना तो मैगजीन बनानी, ना मुझे कोई इफेक्ट बनाना, ना मुझे मैट पेंटिंग करनी, ना मुझे डिजिटल पेंटिंग करनी है उसके अंदर। मुझे सिर्फ और सिर्फ वेब टेम्पलेट बनाने के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, क्या साइजेस होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है, उसके अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है। अब इतना मुझे पता होगा कि तुम लोग फोटोशॉप सीखा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है, जो कि आपको HTML के पता चला कि 16 पिक्सल होता है। लेकिन तब हम लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि पता नहीं क्या लगाया जाए, कितना साइज़ रखना है हमने। तो इसलिए कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। कोडिंग के साथ में फोटोशॉप का आना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका 1% के लिए वहाँ चीज़ें को कवर अप नहीं हुई, तो एटलीस्ट आप यहाँ से हेल्प लेके कर सकते हो। या जैसे हमारे UI UX के जो बच्चे गए इस बैच से, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है कि भाई उन्होंने जितना ये पढ़ लिया बूटस्ट्रैप मटेरियल, उनको फिगमैक्स डे चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। कि अगर मान लो उनको सर ने ये नहीं बताया कि क्या डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होगा, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ईजिली हैंडल कर लेगा उस चीज़ को कि भाई सर ने जो हमें बता रखा है फॉन्ट साइज़ इतना होता है 16 पिक्सल, या फिर डेस्कटॉप के लिए मैंने बताया कि 20 पिक्सल से 24 पिक्सल की रेंज, या मैंने आपको बता रखा टैबलेट के लिए 16 पिक्सल से लेकर 20 पिक्सल के बीच की रेंज, तो ईजिली काम हो जाएंगे। हमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है डिज़ाइन करते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, कितना अच्छा लगेगा, या फिर उसमें कलर्स क्या जाएंगे, या हेडिंग को कितना बड़ा करना है। यही हम लोग पशु पेश में घूमते रहते हैं हमेशा। ठीक है, जबकि इसका सीधा सा फंडा होता है। लाइक मान लो आपका 16 पिक्सल का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 1.67 लिख दो, आपका 26.72 आपका साइज निकल के आ गया। तो हेडिंग का साइज इतना जाएगा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करता हुआ। ये फार्मूला है, इतना लगा दो, काम खत्म, काम हो जाएगा आपका। क्योंकि आप दोनों का WDD रहा होगा ना कोर्स, आपका भी WDD है, GWDD। तो जैसे शायद आपकी हर सर से भी क्लासेस हुई होंगी स्केचिंग की ना, या किसी और के साथ आकाश सर से हुई थी। तो बेसिकली क्या होता है ना, हमें ये सिखाया जाता है एक गोल्डन रेशियो। दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो गोल्डन रेशियो के ऊपर है। गोल्डन रेशियो क्या होता है, बेसिकली हर एक चीज़ का एक सटीक प्रोपोर्शन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बोलूँ ट्विटर का लोगो तो देखते चिड़िया है, आपको मैं बोल दूँ ये बना दो, तो आप लगोगे पेन टूल से स्कैन करके उसको बना डालोगे, ऐसे करोगे ना। बट देखा जाए गोल्डन रेशियो लोगो डिज़ाइन मैंने जैसे सर्च किया, यहाँ पर इमेजेस में आते हैं, आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, कोई भी शेप वो किस चीज़ से बनी हुई है दिखाई दे रहा है, इवन एप्पल का लोगो तक। दिस अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गोल्डन रेशियो। ठीक है, तो गोल्डन रेशियो में सबसे छोटे शेप से स्टार्ट होती है और आपके उसी के डबल प्रोपोर्शन में चीज़ें बनती चली जाती हैं। ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में डबल होती है, जैसे 1 का डबल हुआ 2, फिर यहाँ पर 3 हुआ, 3 का यहाँ पर 5 हुआ, तो देख रहे हो 2 क्या एडिशन चल रहा है। ठीक है, और इस तरह से जाकर आपका यहाँ पर ये बन के था, जैसे पेप्सी का अगर आप देखोगे 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, कुछ भी ट्विटर का उठा के देख लो। अब इस पर अगर मैं मोनूमेंट का आपको एग्जांपल दूं, आप दुनिया की कोई भी चीज़ उठा के देख लो, वो पहले की आर्किटेक्चरिंग इतनी नायाब क्यों थी। देखो स्पाइरल रेशियो, ये देखो स्क्वायर रेशियो, यहाँ देखो, ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं जो आज तक भूकंप आके गिरी नहीं, क्योंकि वो सही तरह से वेट डिस्ट्रीब्यूटेड आपके रेशियो पर डिपेंड थी। आज की डेट में लोग इन पर कम ध्यान देते हैं। जब मैंने लिखा मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर, तो आप देखो सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स आपके इसके सामने आगे निकल के। इवन हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वो गोल्डन रेशियो है। आप यहाँ देख सकते हो हर एक चीज़, हमारा कान की शेप, हमारा एंटायर फेस, हमारी नोज, हमारे लिप्स, ईच एंड एवरीथिंग गोल्डन रेशियो है। जो स्केचिंग सिखाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं भाई हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है 7 बॉक्सेस में होता है, इक्वल बॉक्सेस में, 7 या 6 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ऐसा ही होता है। जो आपका हेड होगा उसी का नीचे शायद 6 टाइम होता है, कुछ इसी तरह से बराबर आपका साइज निकल के आता है। रेशियो देखो ना, नेचर ने हमारे अंदर डाल के दिया भाई, ऐसा नहीं कि मेरा एक हाथ बड़ा हो गया एक हाथ छोटा हो गया, हर एक चीज़ प्रोपोर्शन में, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएंगे हम लोग। अगर आधे शरीर में वजन ज़्यादा हो जाए, आधे में कम हो जाए, तो क्या होगा।
अब जैसे होता है ना, हर चीज़ जो मूव करती है अपने सेंटर पॉइंट पर मूव करती है, तो हमारी बॉडी में सेंटर पॉइंट कहाँ होता है, कहाँ से आप हैंडल करते हो अपने आप को, बैलेंस कहाँ से होता है? तो बहुत सारे लोगों का आंसर होता है सर नेवल से, जहाँ हमारी नाभि होती है। नहीं, टोर्सो से होता है, जहाँ पर की हील होती है ना। अगर आपको जब पीटी हम लोग करते हैं भाई, दाएं मुड़ बाएं मुड़ बोलते हैं ना एग्जाम्पल के लिए, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, तो आप किस पे घूमते हो, पंजों पर या हील पर, एड़ी पर घूमते हो ना। तो हमारी एड़ी ही हमारे शरीर को बैलेंस करती है, यही है हमारे केंद्र बिंदु हमारे पूरे शरीर का। ठीक है, जब आप थोड़ा सा पीछे झूलते हो या आगे जाते हो गिरने का खतरा लगता है ना, और जब स्टेबल होते हो आप बैलेंस रहते हो। तो क्या पेट से अपने को कंट्रोल करते हो, पैरों से करते हो? उस पैरों में सिर्फ अपने हील से। तो ये है हमारा केंद्र बिंदु, जहाँ पर बंदे को धक्का दे दो तो वो गिर जाता है तुरंत। ठीक है, क्योंकि बैलेंस आउट हो गया हमारा। तो हमारा पूरी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो हमारे हील पर होता है। ठीक है, तो हर एक प्रजाति में, स्पीसीज में सबका अपना अपना एक सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है, नेचर ने पहले से सेट करके दिया हुआ है। बस हमें उसको डिकोड करना था कि किसका कहाँ है। तो देखोगे ना, कुछ चाइना के लोग ऐसे हैं बड़े जो कमाल के, जो डिसबैलेंस पत्थर को भी एक दूसरे को रख के बैलेंस कर देते हैं, या छोटी सी चीज़ के ऊपर एक बड़ा सा सामान रख देंगे, चेयर टिका देंगे एक छोटी सी कील के ऊपर। तो उन्होंने उस चीज़ को डिकोड कर लिया है कि भाई किसका केंद्र बिंदु कहाँ है। बस वो एक के ऊपर एक कुछ भी बैलेंस करके लगा देते हैं। एक बंदे का मैं देख रहा था, वो नहीं होते जो हम लोग स्पैनर्स होता है जो जिसमें लोग बोल्ट खोलते हैं, उसने एक दूसरे में स्पैनर फंसा के उसके ऊपर एक वैसा बहुत बड़ा सामान रख दिया, वो रखा हुआ है। तो यही है गोल्डन रेशियो, कि कितना अच्छे से आप इस चीज़ को समझते हो। ये देख रहे हो, जैसे यहाँ पर हमारा टोटल फेस की लेंथ और हमारे हाथ की लेंथ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जिनको ये फंडामेंटल्स क्लियर है ना, वही है एक्चुअल में क्रिएटिव लोग। तुम देख के कुछ स्केच बढ़िया सा बना ले रहे हो, तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे। जिसका प्रोपोर्शन क्लियर है वो चीज़ें अच्छे से बना लेगा। यही सारे डिफरेंस है, यही चीज़ें आपको आपको बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप फोटोशॉप पढ़ते हो ना, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप जब यहाँ से टूल सेलेक्ट करते हैं, क्रॉप, इसमें क्रॉप टूल आता है, ये सारे रेशियो यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो कभी तो ये सब हमें यहाँ मिल जाते हैं सारे, ग्रिड हो, डायगोनल हो, ट्रायंगल हो, गोल्डन रेशियो, स्पायरल हो, गोल्डन रेशियो आपका स्क्वायर हो, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये कहता है कि अगर मान लो आपने यहाँ पर कोई कार्ड बनाया, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अंडू करते हैं, तो आप प्रोपोर्शन में देखो पूरा एक स्पायरल के अंदर आ रहा है, तो ये सही है। अगर ये बाहर निकल जा रहा है तो ये गलत है। तो ये पूरा एक गोल्डन रेशियो बना हुआ है। तो जब आप अपना कोई कार्ड बना रहे हो ना फोटोशॉप में, जब आप कोई टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हो, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका प्रॉपर रेशियो में हो। ये 1:1 के रेशियो में गोल्डन स्पायरल है आपका। ठीक है, तो आपकी वेब डिज़ाइनिंग में भी ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बड़ी कमाल की चीज़ आपकी फोटोशॉप में हिडन चीज़ें दी हुई हैं, ट्राई कर रखी हैं, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया कि ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इसमें। तो चलिए, नॉलेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे अपना पीएचपी के उसमें। आज का जस्ट एक नॉर्मल हमारा डिस्कशन रहा है। ठीक है, बट
घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ए आई सारी चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। बहुत जल्दी यहाँ से भी, इंडिया से भी कुछ हैं एक्सपर्ट्स जो बेसिकली आई के लिए गवर्नमेंट के सामने लगाने वाले हैं इस चीज़ों के लिए बैन, कि ये चीज़ें बंद हो जाए, बेसिक रहे। जैसे जनरेटिव एआई के बहुत खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं लोगों को। किसी का भी फेस लो, किसी के भी उस पर लगा दो, आलतू फालतू कुछ भी कंटेंट बना दो उसके साथ, तो ख़तरनाक है, कोई सेफ नहीं है। आज की डेट में कुछ ऐसे एआई घूम रहे हैं जो पीएम मोदी की आवाज़ को लेके वैसे गाने बना रहे हैं, है ना। किसी की आवाज़ में गाना बना लो, सॉन्ग खुद से कंपोज होने स्टार्ट हो गए। तो क्या हो क्या रहा है, मतलब आप सोच रहे हो ना। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो ये बंद करनी पड़ेगी और होंगी। अभी तो कहावत थी ना कि पंजाब में जिसके पास पैसा वो अंदर रैपर, एक अपनी ऑडियो वीडियो लॉन्च कर लेता है अपनी। अब तो भैया नेक्स्ट लेवल हो जाएगी चीज़ें। फिर यहाँ पर गुलजार साहब इन सब लोगों का क्या होगा एग्जाम्पल, जो बैठे हुए इतने दिग्गज लोग, फिर तो कुछ भी चलता रहेगा ऐसे ही। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।